हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना उमेश सर आपका स्वागत करता हूं इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम अभी एक चैप्टर को फिनिश करके आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था आपको, प्रीवियस लेक्चर में, कि हम फिजियोलॉजी में एंटर करेंगे। हमने एक अभी तक जो एक बेसिक टॉपिक पढ़ा, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। टिश्यूज को डिफरेंट डिफरेंट टाइप को सबको डिस्कस करके आए हैं हम वहां से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट फिजियोलॉजी के चैप्टर में। टिश्यू हमारा पढ़ाने का पूरा मकसद ही ये था कि आपका जो प्रॉपर जो फिजियोलॉजी आएगी उसमें आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, क्योंकि बार बार वहां पे हिस्टोलॉजी की बात होगी। ठीक है, तो वहां पे आपको पहले से ही वो सारी चीजें पता हों। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर फिजियोलॉजी का स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को लेने वाले हैं सबसे पहले, जो आपके बेसिक टॉपिक है। क्योंकि जितने भी सिस्टम है क्या किससे रिलेट कर रहे हैं? डाइजेस्टिव से। क्यों? क्योंकि खाना खाएंगे तो कुछ होगा, तो दूसरे सिस्टम काम में आएंगे। अब खाना ही नहीं खाएंगे तो कुछ ही नहीं होगा, फिर दूसरे सिस्टम की जरूरत क्या है? इसे सबसे पहले हमने क्यों पढ़ा इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को? इसीलिए क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो कि फूड से पूरी होगी, और उसी फूड को डाइजेशन कैसे होगा उसका, उसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आपको जीआईएफ जो सुंदर सी यहाँ पे दिखा रखी है, उसमें प्रॉपरली आपको प्रॉपर चीजें यही दिखा रखी कि कैसे फूड का पार्टिकल जा रहा है और कैसे वहां पे डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो वही डाइजेशन देखेंगे हम। डाइजेशन का मतलब यही है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो आप खाते हैं उनको सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। समझ में आई बात? कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना, सिंपल फंडा ये है। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में बदलेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कुछ भी हो सकती है, लाइकवाइज कार्बोहाइड्रेट के ले लीजिए, या फिर प्रोटीन को ले लें, फैट को ले लें, उनकी जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो गैलेक्टोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो अमीनो एसिड हो, कुछ भी, उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, तो आते हैं आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। आज डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं। हमेशा की तरह हमारे हर चैप्टर में बेसिक मिलेगा, जिसमें हम केवल यही देखेंगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, और सबसे पहले जो अपन देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो होगा या तो पर्टिकुलर कोई ऑर्गन उसके, और फिजियोलॉजी। ठीक है, कैसे वो काम हो रहा है। तो सबसे पहले बात करें ऑर्गन की, तो ऑर्गन में दो पर्टिकुलर सेंस मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और एक क्या मिलेगा? डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल तो पूरा सिस्टम है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल तो सिंपल सा फंडा है, केवल और केवल क्या है? आपकी लॉन्ग ट्यूब है इन विच फूड इज प्रेजेंट। एक लंबी सी ट्यूब है जो माउथ से चालू होकर एनस तक जा रही है। उस लंबी सी ट्यूब में फूड प्रेजेंट है। वो कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्या क्या काम होगा, वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। इसके बाद डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड, इस फूड पार्टिकल जब वो जा रहे हैं तो उसको कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम उस पर काम करते हैं उसको ब्रेकआउट करने के लिए। तो उन एंजाइम्स की हेल्प जो मिलती है वो पर्टिकुलर किसी ना किसी ग्लैंड से मिल रही है, उन्हीं को बोलते हैं डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिनकी हम स्टडी करेंगे इसमें। और डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी ग्लैंड यहाँ पे सपोर्ट करती हैं। एक तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, एक आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में जो सलाइवा सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में HCl वगैरह का जो सारा सिस्टम है वही। और नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है? लिवर, जो मेन प्रोसेसिंग ऑर्गन है बॉडी का, वो भी इसमें सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रिएटिक जूस का भी इसमें सपोर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटेस्टाइनल जूस का भी सपोर्ट होगा, वो मिलेगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होंगी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम सीक्रेट करेंगी, और उन्हीं एंजाइम से क्या होगा? डाइजेशन का आपका पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अब फिजियोलॉजी में हम क्या देखते हैं? एक्चुअल में फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी फंक्शनिंग है। ठीक है, कि ये आपका पूरा सिस्टम, वो तो ठीक है, वो पूरा सिस्टम ये है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन आप इसमें ले लेंगे। उसके अलावा इन पूरे सिस्टम को जो आप देख लोगे एनाटॉमी को, तो फिजियोलॉजी क्या होगी, मतलब काम कैसे होगा, वो फंक्शनिंग आएगी सारी फिजियोलॉजी में। अब डाइजेशन की अगर फंक्शनिंग देखें तो बहुत सिंपलेस्ट पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पार्ट इंजेशन। किसी भी फूड पार्टिकल को इंटेक करना ही इंजेशन है। सबसे पहले आपको खाना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा, वो काम हमारा मैकेनिकल होगा, और इंजेक्शन हम करेंगे। सबसे पहले पार्टिकल को अंदर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? अब आपने खाना अंदर ले लिया, पार्टिकल चला जा चुका है, फूड पार्टिकल जा चुके हैं, और उसके बाद क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद उसका डाइजेशन होगा। ठीक, अब ये बात हो गई डाइजेशन को लेके। डाइजेशन क्या है आपको बता दिया, सिंपलेस्ट। कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस जो हम खा रहे हैं, जो हम लेते हैं फूड की फॉर्म में, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उसके, उनको किस में कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम किसकी करेंगे? अब आप मान लें आपने डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम की जो हेल्प से, जो आपको सलाइवरी ग्लैंड से मिला है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड से, उससे आपने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट में तोड़ लिया।
अब सिंपलेस्ट में आपको टूट के तो मिल गया, लेकिन वो अभी कहाँ है, एलिमेंट्री कैनाल में। अब उसको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां उसको पहुंचाना है। तो पहुंचाएगा कौन, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों, क्योंकि सर्कुलेशन जो करेगा वही तो लेके जाएगा इधर से उधर चीजों को, तो ब्लड और लिम्फ भी काम करेंगे। तो कहां होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो जो आपने सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंस डाइजेस्ट हुए हैं उनको क्या करना है, अब एब्जॉर्ब करना है ब्लड में, लिम्फ में, किसी भी थ्रू, ठीक है, जहां से वो जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, आपने जो डाइजेस्ट किया उसको अब क्या कर रहे हैं हम, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट बात अपनी किससे चलेगी, अब जो एब्जॉर्ब आपने किया है वो कोई भी सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंस हो जो आपको एब्जॉर्ब कर लिया आपने, उस एब्जॉर्प्शन वाले फूड को जो एब्जॉर्ब कर चुके हैं उस सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंस को आप क्या भेजेंगे, रिक्वायरमेंट वाली जगह पे भेजेंगे, जहां पे उसका क्या होगा, यूज होगा। एसिमिलेशन फॉर द यूज, यूज के लिए बात हो रही है बेटा एसिमिलेशन की, ठीक है, यूज के लिए, कि उन फूड सब्सटेंसेस को जो उनकी सिंपलेस्ट मोनोमर यूनिट है उनको क्या करेंगे हम, यूज करेंगे उसको बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे, जहां भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है वहां पे, जहां भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है वहां पे उसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात, यूज करने के बाद क्या करेंगे उसको, लास्ट में जब सब कुछ यूज हो चुका है, जो बचा हुआ एक्सक्रीटरी मटेरियल मैटर बनेगा इसमें, जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, इजेस्ट आउट हो जाएगा। तो इजेशन, लास्ट एंड फाइनल पार्ट, जैसे इजेशन होगा उसका डाइजेशन खत्म उस फूड पार्टिकल का। ठीक है, तो ये हो गए फिजियोलॉजी के प्रोसेसेस जो हमें एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे। हम इनको मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स भी कर सकते हैं लेकिन जैसा उसका व्यू है वो सबसे इजीएस्ट वे में तभी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी सिस्टम में हम जाएंगे तो एनाटॉमी पढ़ेंगे। सबसे पहले इन ऑर्गन्स के बारे में पता करना जरूरी है हमको। एनाटॉमी के बाद हम जाएंगे इनकी सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, पूरी एनाटॉमी हर एक ऑर्गन की देख के, हिस्टोलॉजी देखते हुए हम जाएंगे किसमें, वो आपकी पर्टिकुलर ग्लैंड्स में। ठीक है, जो डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उनको पढ़ेंगे सारों को, कि कौन कौन सी ग्लैंड कैसी है, क्या उसकी शेप है, या फिर क्या उसके सिक्रेशंस हैं, एंजाइम्स वगैरह कौन से सीक्रेट कर रही है उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे किसमें, डाइजेशन में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डाइजेशन की फिजियोलॉजी, डाइजेशन की मैकेनिज्म। उसके बाद हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन को, फिर देखेंगे एसिमिलेशन को, फिर डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, जहां पे आपकी इजेशन वगैरह, पेरिस्टालसिस मूवमेंट सब कुछ है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों में मैं इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, हार्मोन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इस इतना सारा जो काम कर रहा है, जो एंजाइम करवा रहे हैं डाइजेशन, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा है किस चीज का, हार्मोन्स का। ठीक है, हार्मोन्स का कंट्रोल हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल को। ठीक है, तो ये जो सारा सिस्टम जो आपको पकड़ रहे हो आप, ये जो सारा डाइजेशन हो रहा है उसमें पर्टिकुलर किसी ना किसी हार्मोन का रोल होगा जो उसको कंट्रोल करेगा। तो हम देखेंगे हार्मोन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन है उनको भी देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर सेक्शन विटामिन मिनरल्स को लेके। विटामिन मिनरल है क्या, विटामिन मिनरल एक ऐसा सेक्शन है जो आप फूड इनटेक करेंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की फॉर्म में क्या आएंगे, मिनरल्स आएंगे, विटामिन्स भी मिलेंगे, उन्हीं की बात करेंगे, थोड़ी रिलेटेड स्टडी उनसे। नेक्स्ट बात हम करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड या बैलेंस डाइट की। जो भी हम खा रहे हैं, चाहे कोई भी फूड पार्टिकल हो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, चाहे प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे फैट ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन में उस फूड की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, क्या उससे एनर्जी मिल रही है हमको, क्या वो बैलेंस डाइट है कि नहीं, उन्हीं की हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डिफरेंट टाइप की मूवमेंट, मैंने अभी भी बात की पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं, आप ये सोचा मैं खड़े खड़े कुछ खाऊं तो ऑब्वियस बात है ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही जाना है उसको, लेकिन हम लेटे लेटे भी खा रहे हैं तो भी वो नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है, वैसे तो है नहीं, हम हिला के उसको ऐसे ऐसे सेट करते हैं नीचे जाए, वो क्या होता है ऑटोमेटिक एक मूवमेंट होती है इस एलिमेंट्री कैनाल में, जो क्या होता है वेव लाइक मूवमेंट चलती है, उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो आगे बात करेंगे। ऐसे आपकी इजेशन को ले लो, ठीक है, रिवर्स पेरिस्टालसिस की बात ले लो, ये सब मूवमेंट्स हैं, तो मूवमेंट में उनको स्टडी करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल बात जो करेंगे वो करेंगे माल न्यूट्रिशन को लेके। माल न्यूट्रिशन क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्डर इधर उधर कर सकते हैं इनका, लेकिन पढ़ेंगे ये सभी। अब माल न्यूट्रिशन क्या है, मतलब पर्टिकुलर फूड सब्सटेंसेस अगर आप ले रहे हैं, कई लोग वैसे कई ऐसे लोग भी हैं जो बच्चे हैं जिनके पास अभाव होता है फूड सब्सटेंसेस का। ठीक है, लैक ऑफ फूड सब्सटेंस के केस में माल न्यूट्रिशन बनेगा। दूसरा
कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको फूड तो मिल रहा है और वो खा भी रहे हैं, लेकिन उनमें क्या है, पर्टिकुलर किसी ना किसी फूड सब्सटेंस की क्या हो गई है, कमी हो गई है। और ये ज्यादातर कमी जो देखने को मिलती है वो प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं कि किस सब्सटेंसेस की कमी है, वो बैलेंस डाइट है कि नहीं। बैलेंस डाइट का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की पर्टिकुलर बैलेंस में लेवल। और यहाँ क्या होगा, माल न्यूट्रिशन में किसी ना किसी सब्सटेंस की कमी हो जाएगी। प्रोटीन डिजीजेस को भी पढ़ेंगे हम, मेनली प्रोटीन की कमी दिखती है यहाँ पे, तो उनमें पर्टिकुलर जो आपके एनसीईआरटी में डिस्कस भी किए हुए हैं, क्वाशियोरकर और मेरास्मस प्रोटीन डिसऑर्डर के केस है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमें चैप्टर का एक बेसिक है जो हमने बताया। सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है भाई? जो एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ के आए उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, उनको हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले अगर आगे बढ़ना है चीजों में तो हमें इंट्रोडक्शन से रूबरू होना जरूरी है, चीजों को जानना जरूरी है क्या चीजें। तो वही हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आपके मुख, मैंने आपको क्या बोला, बक्कल कैविटी से स्टार्ट है, माउथ वाले सेक्शन से स्टार्ट है। तो बक्कल कैविटी सबसे पहला पार्ट। ठीक है, अब ये बक्कल कैविटी आगे जब जाएगा ऐसे ऊपर नेजल कैविटी जो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट है। अब ये दोनों जाके एक पर्टिकुलर सेम ओपनिंग पे खुलते हैं, एक ही जगह पे खुलते हैं, सेम पाथवे इनका आगे। वो पहला पाथवे जो होगा वो होगा फेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का दैट इज फेरिंग्स, जो कि वहां भी सेम होगा और यहां भी सेम होगा। ठीक है, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर होता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट जब ये आगे जाएगी तो फूड पाइप, आगे पाइप बढ़ जाएंगे, वो अलग पाइप में निकल जाएगा और अपना वाला ये पाइप क्या आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल का, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस क्या है, आपका पर्टिकुलर पाइप है जो आपके फूड को आगे लेके बढ़ेगा वहां से। ठीक, नेक्स्ट जो बात होगी, ईसोफेगस जो खत्म होगा वो टर्मिनेट होगा किसमें, नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज स्टमक, जहां पे आपका फूड सबसे पहले जाके रुकता है। ठीक है, सबसे पहले डाइजेशन का एक मतलब मेजर डाइजेशन स्टार्ट होता है यहाँ पे, माइनर थोड़ा बहुत बक्कल कैविटी में भी होता है, उसकी बात करेंगे बाद में। नेक्स्ट पार्ट जब स्टमक आगे निकलेगा तो किसमें जाएगा, अगर आगे स्टमक का टर्मिनेट किसमें होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन डिफरेंट पार्ट देखने को मिलेंगे, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटे थे जब से पढ़ के आ रहे हो आप ये बातें, तीन पर्टिकुलर पार्ट, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अभी डायग्राम भी दिखा रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जब स्मॉल इंटेस्टाइन टर्मिनेट होगी तो अगला पार्ट क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन डिफरेंट पार्ट, दैट इज सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल पार्ट दैट इज एनल कैनाल एंड एनस। ठीक है, जो यहां तक इस पे जो भी, क्योंकि यहां पे डाइजेशन स्टार्ट होगा, मेजर डाइजेशन यहां से स्टार्ट होगा स्टमक से, उसके बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन दोनों देखने को मिलेंगे, यहां भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, बचा कुचा एक्सक्रीटरी मैटर कहां जाएगा, एनल कैनाल से होते हुए एनस से बाहर निकल जाएगा, इजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं किसके, एलिमेंट्री कैनाल्स के, और उसी के अपन डायग्राम में आपको दिखा देते हैं इसके सारी बातें। ये आपका एलिमेंट्री कैनाल डायग्राम वाला सेक्शन जिसमें अपन एलिमेंट्री कैनाल को दिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये वाला सेक्शन जो है, ये बक्कल कैविटी दिखा रहा हूं मैं सबसे पहले। ये वाली जो कैविटी है दैट इज बक्कल कैविटी, ये जो माउथ वाले सेक्शन में जा रही है, ये क्या है, बक्कल कैविटी, पहला सेक्शन जहां पे फूड जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट। उसके बाद कॉमन पाथवे, ये वाला पाथवे, ये कॉमन पाथवे, ये कॉमन पाथवे किसका है, नेजल कैविटी को देखो वो भी यहीं ओपन हो रही है, बक्कल कैविटी देखो वो भी यहीं ओपन हो रही है, तो दोनों पाथवे क्या है, दोनों का एक कॉमन पाथवे है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। समझ में आ गई बात। उसके बाद देखो, उसके बाद ये पाइप, ये वाला पाइप जो आपके फूड पार्टिकल्स को आगे लेके बढ़ेगा, ये वाला पाइप। ठीक है, ये पाइप क्या है, ये ईसोफेगस है, ये पाइप जो फूड को लेके जाएगा, फूड पाइप बोलते हैं इसको। उसके बाद ये जहां टर्मिनेट हो रहा है, ये देखो ये एक ऑर्गन बन रहा है। ठीक है, इस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, स्टमक। ये है आपका स्टमक, इस पर्टिकुलर ऑर्गन को, ये जो यहां से राउंड अप हो रहा है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट सेक्शन जहां पे सबसे पहले फूड जाके स्टोर होगा थोड़े टाइम के लिए, वो स्टमक। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसमें भी हम सब सेक्शन दिखा देते हैं, इनके पार्ट्स दिखा देते हैं। सबसे पहले ये वाला सेक्शन जो आपका मुड़ रहा है, देखो ये वाला सेक्शन जो आपका मुड़ रहा है, यहां से मुड़ रही है जो ये सेक्शन, ये जो मुड़ रही है ये सेक्शन, इस शेप को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को बोला जाता है डुडेनम, पहला सेक्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद जब ये सेक्शन आगे बढ़ रहा है तो ये सीधी लाइन देखो, ये वाला सेक्शन, ये जो सीधा वाला सेक्शन है, ये वाला, ये इसका नेक्स्ट सेक्शन जेजुनम,
एक ही लेयर, केवल ये वाली यहां से जो सीधी गई है, ठीक है। जैसे ये मुड़ा, ये आगे गया, ये रोटेटिंग सेक्शन जो है उसके आगे जैसे ये स्ट्रेट पार्ट जा रहा है, ये क्या है आपका जेजुलम, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखिए हाईली कॉइल्ड जो पार्ट बीच में आपको दिख रहे हैं, हाईली कॉइल्ड जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये आपका इलियम, ठीक है। तो ये पार्ट्स की लोकेशन देख रहे हैं अभी हम इनके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता होना जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट को हम देख रहे हैं। उसके बाद देखें लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो ये जो इलियम खत्म हुई है, यहाँ पे क्या है, ये जो हाईली कॉइल पार्ट है ये अलग तरह का दिख रहा है आपको, ये देखो एक सेक्शन पे खत्म हो रही है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। और पहला जो पार्ट होता है, जो पहला वाला पार्ट है वो है सीकम, छोटा सेक्शन लास्ट कॉर्नर वाला, ठीक है, जो थोड़ा सा फूला हुआ है हल्का सा। उसके बाद ये जो आपको सेक्शन दिख रहे हैं, ये सेक्शनल व्यू जो बन रहा है, आप देखो हर एक सेक्शंस में बटे हुए हैं, छोटे छोटे सेक्शंस में बटी हुई है ये आगे, ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है ये यहाँ तक, ठीक है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो सेक्शनल व्यू दिख रहा है आपको, ये जो सेक्शनल व्यू दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, कोलोन, ठीक है। छोटे छोटे जो पार्ट्स बटे हुए हैं वो कोलोन वाला सेक्शन है, ठीक। मैं अभी इसके पार्ट नहीं बता, मैं आगे जब इन पे डिटेल डिस्कशन जो होगा वो इनकी एनाटॉमी के टाइम पे होगा। अभी तो हमें पूरा सिस्टम देखना जरूरी है कि एक्चुअल में जो हमने पार्ट बताया है कहां, ठीक है। उसके बाद ये वाला सेक्शन देखो, ये वाला जो ये फूला हुआ पार्ट है जहां पे एक्सक्रीटरी मैटर स्टोर होता है, दैट इज रेक्टम, ठीक है। ये वाला सेक्शन लास्ट फूला हुआ सेक्शन। उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, ये है एनल कैनाल। और लास्ट जो ओपनिंग है आप इसकी, वो लास्ट में जो ओपनिंग है वो है एनस। समझ में आ गई बात। तो ये है आपके सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के जो हमने शो किए हैं इनके थ्रू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी से, ये वाला तो हमने सेक्शन बताया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का। अब हम आगे जाते हैं, देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला सेक्शन, ठीक है। पहला सेक्शन, सबसे पहला सेक्शन ये है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज के पूरे लेक्चर में हम बक्कल कैविटी को लेके ही चलेंगे, ठीक है। बकल कैविटी में आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे आप मान लीजिए ये टीथ वाला सेक्शन है, लिप्स वाला सेक्शन है, पैलेट वाला ऊपर पैलेट है वो सेक्शन है, टीथ वाला सेक्शन है, टंग वाला सेक्शन है, इन सारे सेक्शंस की इसमें बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बकल कैविटी की, और बकल कैविटी आपको पता है इसकी ओपनिंग जो है वो गार्डेड है किससे, टू मूवेबल लिप्स से। ध्यान देना, मूवेबल लिप्स, टू मूवेबल लिप्स की बात हो रही है यहां पे। क्यों दो मूवेबिलिटी पे मैंने इतना फोकस क्यों किया, क्योंकि इसकी जो मूवेबिलिटी आप देखो, मूवेबल है ये हिलते हैं हमारे हिसाब से, कि मूवमेंट की जा सकती है। तो मूवेबिलिटी जो इसकी होती है, इतनी मूवेबिलिटी जो है वो पर्टिकुलर एक मसल से होती है, दैट इज ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस मसल। नाम मसल का ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस मसल, याद रख सकें तो बहुत अच्छा है। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो पूछा आपसे जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मूवेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए क्यों है, तो पर्टिकुलर मसल है ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस, जिसकी वजह से लिप्स की आपकी मूवेबिलिटी है, ठीक है। इसीलिए आपको लिप में वो होता है ना, पाउट वाउट बनाते हैं ना आप लोग सेल्फी वेल्फी लेते टाइम, तो मूवेबिलिटी दिखती है वो लिप्स की मूवेबिलिटी, ये नहीं होती तो वो पाउट भी नहीं बनता, ठीक है। तो लड़कियों के लिए तो बड़ा नुकसान वाला काम हो जाता है ये। नेक्स्ट बात करें अपर लिप्स में, अपर लिप्स की तरफ आप देखेंगे तो एक सेक्शन मिलता है, एक डिप्रेशन मिलता है ऊपर की तरफ, इस डिप्रेशन को बोला जाता है फिल्ट्रम, ठीक है। क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हमें आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद आउटसाइड लिप्स, ये मैं ना भी बताऊं तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसको मैं ना भी डिस्कस करके आगे बढ़ूं तो भी चलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि आपने जो लास्ट लेक्चर पढ़े हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आया हूं, एपिथेलियल टिश्यू में सारी हिस्टोलॉजी बता के आया हूं पूरा। इतने दिनों तक जो बेसिक पे हमने टाइम इतना ज्यादा दिया है वो एक्चुअल में क्यों है, वो बेसिक बता रहे हैं हम, ठीक है। और वो बेसिक बार बार यूज होगा, मैंने आपको बोला था, यहां मैं आपसे पूछ भी सकता हूं, ठीक है। तो ये सेक्शन के आउटर साइड ऑफ लिप्स, बोले सर ये बताने की जरूरत नहीं है, इस पे जो हिस्टोलॉजी मिलेगी हम ही बता देंगे। मैंने वहां भी बोला था आउटर साइड ऑफ लिप्स में क्या मिलेगी, बाहर की तरफ कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मिलती है, कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मिलती है। मैंने क्या बोला, लिप्स जो है उसमें भी सेक्शन है, बाहर की तरफ जो सेक्शन है वो सेक्शनल व्यू जो है वो एक्चुअल में मैंने आपको बोला था कि ड्राई सेक्शन, ड्राई जब ये स्किन हो जाती है तो वो सेक्शन क्या हो जाता है, वो फटने लग जाती है स्किन वहां से। वो जो फटे हुए पार्ट है वो एक्चुअल में उनसे क्यों फर्क नहीं पड़ रहा हमें, क्योंकि वो कीरेटिनाइज्ड है, वो डेड स्किन है, ठीक है। कीरेटिन प्रोटीन उसमें डिपोजिट है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड है,
स्क्वेमस शेप्ड है और एपिथेलियम। ठीक है, ये सारा अपन डिस्कशन करके आ चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट हम बात जो करेंगे वो करेंगे इनर साइड की। इनर साइड पे क्या होगा, नॉन केराटिनाइज्ड। इनर और आउटर मैंने क्या बोला, सब कुछ सेम है, उसके जैसा ही है, बस फर्क ये है बाहर की तरफ जो है वो केराटिनाइज्ड है, अंदर की तरफ जो है वो नॉन केराटिनाइज्ड है। ठीक है, तो ये नॉन केराटिनाइज्ड वाला सेक्शन हो गया इनर साइड पे। उसके बाद आपकी क्या मिलेंगे, एक यूनिसेलुलर सीरस ग्लैंड भी मिलेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, यूनिसेलुलर सीरस ग्लैंड। आप देखो यूनिसेलुलर है और सीरस में आपको बता क्या है ग्लैंड्स वाले पार्ट में कि सीरस क्या है, सीरस वो ग्लैंड्स होती है वाटरी सीक्रेशन सीक्रेट करती हैं। ठीक है, और ऐसे हमारी बकल कैविटी में मिलती है सब जगह वाटरी सीक्रेशन सीक्रेट करने वाली ग्लैंड। तो ये जो है वो सीरस ग्लैंड है और इन्हीं को बोलते हैं लिप्स में, इसलिए इनका नाम दिया जाता है लेबियल ग्लैंड। ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड एज लेबियल ग्लैंड। ये यूनिसेलुलर सीरस ग्लैंड जो है वो ही लेबियल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक डायग्राम देखते हैं बकल कैविटी का। आपकी बकल कैविटी जो है उसी का डायग्राम देखा है हमने यहाँ पे। इस सेक्शन को देखो, ये क्या है, ये एक मुंह खुला हुआ है किसी ने। ठीक है, कोई रसगुल्ला खाने वाला है तो एक्चुअल में उसको एक मुंह उसने खोल रखा है और इसी खुलते हुए मुंह को हमने कैचअप किया है और इसी पे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस बकल कैविटी की। बकल कैविटी के सारे पार्ट्स लगभग हम यही देखेंगे। देखिए, हम जो ये सेक्शन सबसे पहला जो हमने बात कर रहे हैं, ये देखो ये तो हमें कॉमन चीजें हैं छोटी छोटी। ये क्या है, लिप्स, ये तो साफ से बाहर से दिख रहे हैं। ये वाले जो व्हाइट चमकती हुई चीजें हैं वो क्या है, टीथ। ठीक है, और ये वाले जो सेक्शन है लिप्स और टीथ के बीच में जो स्पेस है आपके, ये लिप्स और टीथ वाले सेक्शन के बीच में जो स्पेस है उसको मैं आपको यहां से बता देता हूं, ये सेक्शन दिखा देता हूं। ये वाला, ये बीच वाला सेक्शन, ये क्या हो गया, ये है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। किसके बीच बोला, लिप्स और टीथ के बीच वाला सेक्शन बोला है, उनको क्या बोलते हैं, उस खाली स्पेस को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक, ये जो लिप्स है आप इनकी शेप देखो, ये नॉर्मल है, नीचे से भी नॉर्मल है, लेकिन जब ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ देखो, ये जो लिप्स है इसमें एक डिप्रेशन दिख रहा है आपको, डिप्रेशन नीचे धसा हुआ है थोड़ा ही। ठीक है, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रम। इसी की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो डिप्रेशन को हमने क्या बोल दिया, फिल्ट्रम। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये वाला जो सेक्शन है ऊपर वाला, ऊपर की तरफ जो सेक्शन है आपके बकल कैविटी में, वो क्या है, पैलेट, इसको बोलते हैं पैलेट। ठीक है, आप हाथ लगा के देखो, ऊपर की तरफ जो सेक्शन है वो पैलेट है। अब पैलेट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्यों, मैं आपको यहाँ पे एक सेक्शनल लाइन बना के दिखा देता हूं, ये लो। ठीक है, ये लाइन बना के दिखा दी, ये पैलेट का सेक्शन बताया मैंने आपको, क्योंकि पैलेट आगे की तरफ जब आप हाथ लगाओगे तो ये हार्ड होता है काफी। ठीक है, तो इसीलिए आगे वाले पैलेट को बोलते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, और पीछे वाला जो सेक्शन है वो काफी सॉफ्ट है, इसलिए उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक, अब हार्ड पैलेट को हार्ड क्यों बोला, ठीक है, हार्ड वाला जो आपका पैलेट है एक्चुअल में उसको हार्ड इसलिए बोलते हैं कि उसमें 2 पैलेटाइन बोन प्लस 2 मैग्जिला बोन मिलती है, मैग्जिला बोन ये मिल रही है, इसलिए हार्ड है। बोन्स मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है हार्डनेस आएगी, तो ये हार्ड पैलेट इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, और इसमें बोन्स एब्सेंट है सॉफ्ट पैलेट वाले पार्ट में, इसीलिए इसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। अब ये इसीलिए सॉफ्ट है। अब ये वाला जो सेक्शन है इन दोनों से मिलके बनता है आपका, ये जो दोनों हैं आपके हार्ड और सॉफ्ट, ये दोनों मिलके बनाते हैं पैलेट को। ठीक है, अब एक बात देखें, ये वाला जो हार्ड पैलेट वाला सेक्शन है उसके डायग्राम में देखो, ऊपर आपको ये डिप्रेशन एलिवेशन दिखेंगे, डिप्रेशन एलिवेशन। ठीक है, ऊपर आप भी करके देखेंगे तो थोड़े से रगेज दिखते हैं, डिप्रेशन एलिवेशन, डिप्रेशन एलिवेशन, ये जो दिखते हैं आपको इन्हीं को बोलते हैं पैलेटाइन रगे। मैं यहां मार्किंग कर देता हूं, ये रहा पैलेटाइन रगे। ये पैलेटाइन रगे वाला सेक्शन जो है ये एक्चुअल में इसकी सरफेस को रफ बनाता है। काम क्या है, सरफेस को रफ बनाना। ठीक है, सरफेस को रफ क्यों बनाता है, क्योंकि ताकि फूड पे ग्रेस्प बने। ठीक है, ग्रेस्प ऑन फूड, ये हो गया इसका काम। समझ में आ गई बात, तो ये सेक्शन हो गया पर्टिकुलर जो आपके रगेज दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चाहे वो डिप्रेशन हो एलिवेशन दोनों दिखेंगे आपको, आप टच करोगे तो भी आपको दिखेगा, थोड़ा रफ सेक्शन है वो ग्रेस्प बनाने के लिए है फूड पे। ठीक है, अब यही सेक्शन मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, आपके जो ये वाला सेक्शन है पर्टिकुलर,
इंसीजर वाले जो टीथ है, आगे वाले जो दांत है आपके इंसीजर वाले, इनके जस्ट पीछे नेजोपैलेटाइन डक्ट खुलती है, जो हमें उतना कार्यकारी नहीं है। आप इनको देखो, नॉन फंक्शनल वाला केस है अपने में। क्यों है? ये जो सेक्शनल व्यू दिखाया मैंने, ये प्रॉपर्ली आपको नहीं दिखेंगे यहाँ से। ये एक्चुअल में यहाँ पे नेजोपैलेटाइन डक्ट की ओपनिंग होती है, ठीक है। नेजोपैलेटाइन डक्ट क्या है मैं बताता हूं अभी। ये क्या बोला मैंने? नेजोपैलेटाइन डक्ट, वन पेयर ओपनिंग ऑफ नेजोपैलेटाइन डक्ट। ओपनिंग होती है किसकी? नेजोपैलेटाइन डक्ट की। और इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है? ये जैकोब्सन ऑर्गन मिलता है। जैकोब्सन ऑर्गन, एक ऑर्गन मिलता है जो कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, जैकोब्सन ऑर्गन बोलते हैं इसको। हमें ये पूरी तरीके से वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल है, क्योंकि हमें इसका काम करने के लिए वेस्टिजियन या फिर इसी को बोल सकते हो आप नॉन फंक्शनल। तो फंक्शनल किसमें है फिर? ये फंक्शनल मिलेगा, फंक्शनल इन लोअर मैमल्स। आपके जो लोअर मैमल्स होते हैं, ठीक है, लोअर मैमल्स जो है, लोअर मैमल्स में कौन आएगा आपका? रैबिट आ जाएगा या रेप्टाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। रेप्टाइल्स, सॉरी, लोअर मैमल्स में रेप्टाइल नहीं, लोअर मैमल्स में केवल रैबिट। तो लोअर मैमल्स रैबिट एंड ऑल रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो हैं उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है। काम क्या है? स्मेल सेंसेशन, स्मेल सेंसेशन रिसीव करना। कब? जब फूड खा रहे हैं, ठीक है, एट फूड टाइम। जो फूड होती है, आपका जो फूड है, इसको ऑफ फूड कर देते हैं ताकि आपको पता लगे। फूड की स्मेल को रिसीव करना इसका काम है। एक्चुअल में यहाँ पे इंसीजर के जस्ट पीछे आपके क्या है? वन पेयर ओपनिंग होती है नेजोपैलेटाइन डक्ट की। जो वन पेयर ओपनिंग नेजोपैलेटाइन डक्ट की है, वो उसमें क्या होता है? उसमें आपका एक ऑर्गन मिलता है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन मिलता है, दैट इज जैकोब्सन ऑर्गन। और जैकोब्सन ऑर्गन जो है वो हमें लेकिन पूरी तरीके से वेस्टिजियल या नॉन फंक्शनल है, हमें कोई काम नहीं। हमें उसका काम करने के लिए क्या? ऑल्फैक्टेशन करने के लिए हमारे पास नोज अवेलेबल है, ठीक है, इसलिए हमें इसकी कोई नीड नहीं है। लेकिन हमें कभी ना कभी पिछले, मतलब कोई ना कोई पीछे जो हमारे सॉरी पूर्वज जो हैं उनमें ये देखने को मिलता था, इसलिए क्या है? ये मिलेगा। फंक्शनल है किसमें? लोअर एनिमल्स में, ठीक है। लोअर एनिमल्स में, लोअर मैमल्स जो है लाइक रैबिट में, ठीक है, या रेप्टाइल्स में भी मिलता है। वहां पे इसका काम क्या होता है? फूड के टाइम पे स्मेल सेंसेशन को रिसीव करना, ठीक है। फूड का स्मेल कैसा है, तो उसका स्मेल जब फूड करते हैं तो उसका फूड जब चल रहा है तो उस टाइम पे स्मेल सेंसेशन को रिसीव करने का काम इस जैकोब्सन ऑर्गन का होता है वहां पे, ठीक है। ये मैं एनिमल किंगडम में भी डिस्कस करूंगा, तब मैं पूछूंगा, बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉपर सेक्शन हो गया आपकी इसका, ये पैलेट वाला सेक्शन का पार्ट हो गया। अब बाकी बचे हुए पार्ट कौन कौन से हैं आपके? ये वाला सेक्शन कौन सा हो गया? टंग, ये टंग वाला बात हो गया, ठीक है। एक और सेक्शन बना रहा हूं। इस सॉफ्ट पैलेट जो है, इसका लास्ट पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये लटका हुआ पार्ट, आप मुंह खोलेंगे तो एक पार्ट आपको लटका हुआ दिखेगा, वो सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है लास्ट वाला, ठीक है, लटका हुआ पार्ट है। इस पार्ट को बोलते हैं, मेनली इसके लिए यूव्यूला टर्म यूज की जाती है, यूव्यूला, या इसी को बोलते हैं वीलम पैलेटाई, वीलम पैलेटाई और यूव्यूला। कोई खास काम नहीं है इसका, लेकिन एक्चुअल में जब आप फूड इनटेक करते हैं तो निगलते टाइम, उसे swallowing करते टाइम फूड में क्या होता है? ऊपर की तरफ जैसे आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल बाहर खुल रहे हैं, वैसे आपके ये जो नेजल कैविटी है वो क्या होती है? अंदर जाके भी खुलती है। तो अंदर क्या होता है? इंटरनल नॉस्ट्रल बोलते हैं उसको, जहां से खुलेगी। तो ये एक्चुअल में जब फूड अंदर जाता है तो ये क्या करता है? ये ऊपर होके उस इंटरनल नॉस्ट्रल्स को ढक देता है, ठीक है, ताकि फूड जो है वो सीधा अंदर जाए, नाक में ना जाए ऊपर, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन जो है, ये छोटा सा काम इसका, ये मान लीजिए ये इसका काम है यूव्यूला का, ठीक। तो ये पूरा आपकी ओरल कैविटी का सेक्शन है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, पूरा आपका ओरल कैविटी का सेक्शन है। इसमें आगे तक की बात की हमने, पैलेट को लगभग पूरा कवर किया है। चलिए अब एक बार पैलेट देख लेते हैं फटाक से। आके लिप्स हम देख चुके हैं, पैलेट को देखते हैं। पैलेट पार्टीशन है, इसमें नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी में, क्योंकि दोनों की ओपनिंग पीछे सेम है, बीच में क्या है? एक पार्टीशन है, दैट इज पैलेट, ठीक है। तो पार्टीशन बिटवीन बक्कल कैविटी एंड नेजल कैविटी। नेक्स्ट बात अपन करें हार्ड पैलेट को लेके, तो हार्ड पैलेट में वही बातें हमने लिखी हैं जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। देयर आर न्यूमरस डिप्रेशन एंड एलिवेशन कॉल्ड पैलेटाइन रगे, और पैलेटाइन रगे का काम क्या है? मेक्स सरफेस रफ
फॉर ग्रेस्पिंग अ फूड, ठीक है, फूड को ग्रेस्प करना, ये इसका काम हो जाएगा, ठीक है। नेजोपैलेटाइन डक्ट जो है वो कनेक्ट करेगी नेजल कैविटी को किससे, बकल कैविटी से, और इसके अंदर क्या मिलता है, एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन मिलता है, दैट इज कॉल्ड जैकॉब्सन ऑर्गन, जो कि हम में पूरी तरीके से वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल है, हम में कोई काम नहीं है उसका, ठीक है, लेकिन फंक्शनल होता है किस किस में, एक तो आपके लोअर मैमल्स में जैसे कि रैबिट और सभी रेप्टाइल्स जितने भी हैं उनमें भी ये फंक्शनल मिलता है, वहां स्मेल सेंसेशन को रिसीव करता है, इसलिए काम भी डाल दिया, जैकॉब्सन ऑर्गन रिसीव स्मेल सेंसेशन और फूड वाइल ग्राइंडिंग, जब भी उसको चबा रहे हैं फूड को, ग्राइंडिंग जब हो रही है फ्रूट की, उस टाइम पे उसकी स्मेल सेंसेशन को रिसीव करना जैकॉब्सन ऑर्गन का काम है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपके हार्ड पैलेट को लेके। अब बात करें सॉफ्ट पैलेट की। सॉफ्ट मैंने आपको बोला कि उसमें क्या है, उसमें पर्टिकुलर बोन्स हैं इसलिए वो हार्ड है, ठीक है, बोन्स मैंने वहां लिख दी थी आपके लिए, और बोन्स प्रेजेंट है इसमें, और ये वाला जो है इसमें तो बोन्स प्रेजेंट हो गई, इसमें बोन क्या है, एब्सेंट है, इसीलिए वो क्या है, सॉफ्ट है। बना किससे होगा, नॉर्मल चीजें मिलेंगी सारी। अब बाकी जो बची चीजें हैं वो नॉर्मल है आपकी। नॉन केराटिनाइज्ड हिस्टोलॉजी देख लीजिए, तो नॉन केराटिनाइज्ड आपकी क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, जैसा कि वहां मिल रहा था लिप्स में वैसा यहां मिलेगा। पैलेटाइन ग्लैंड्स मिलेगी, वही यूनिसेलुलर सीरस ग्लैंड है जो हार्ड पैलेट में भी और सॉफ्ट पैलेट में भी दोनों में मिलेंगी, ठीक है। कुछ टेस्ट बर्ड मिलेंगी, मेनली टेस्ट बर्ड टंग के पास होती है, कुछ एक इस पे मिल रही है। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये तो ज्यादातर जगह मिलेगा, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ठीक है, इसमें सारी तरह की सेल्स मिलती हैं लगभग। वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल आपको पता है, सॉफ्ट वाला क्या है, आप निकलते तो पीछे क्या है, ऐसे जो आप करते हो तो वो क्या है, वो हमारे कंट्रोल में है, मसल्स वॉलंटरी है। मैंने 3 टाइप की मसल बताई आपको मस्कुलर टिश्यू में, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी और कार्डियक। तो वॉलंटरी वाली जो मसल है वो क्या है, वो हमारे कंट्रोल में है, तो ये भी हमारे कंट्रोल में, निकलते टाइम सपोर्ट करती है इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट पैलेट की बात। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे आपको लेके वो करेंगे टंग की, और टंग के बारे में जो बात करना, टंग के वो ज्यादा पूछा नहीं जाता है आपको टंग को, इसलिए हम कॉमन बातें करेंगे बिल्कुल जो जरूरी है आपके लिए, जो थोड़ी बहुत जानना जरूरी, क्योंकि एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस आपको कवर करते हुए उसी की बातों को इलेबोरेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे टीथ जो है वो क्या है, टीथ उन्होंने काफी इलेबोरेट किया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए हम भी उसको अच्छे से इलेबोरेट करते हुए सारे पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन टंग के बारे में भी कुछ बातें हम देख लेते हैं, जैसे कि ये फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल से बना हुआ है मेनली, तो ठीक है, मेनली मसल से बना हुआ है। दूसरी बात जो हम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, आपका पर्टिकुलर एंटीरियर टिप को लेके, अगर टंग की पोजीशन देखें तो इसकी एंटीरियर टिप तो फ्री है, ठीक है, आगे वाली ये वाली जो टिप है, ये वाली ये फ्री टिप है, ठीक है। वेरियास पोस्टीरियर एंड इसका क्या होता है, ज्वाइन होता है किसके साथ, हायोड बोन ऑफ नेक, नेक में आपके इस जगह पे यहाँ पे एक बोन मिलती है हायोड बोन, और वो हायोड बोन जो है वो उससे इसका पोस्टीरियर एंड कनेक्ट होता है, इसलिए आगे वाला एंड मूव करता रहता है, लेकिन पीछे से क्या है, ये कनेक्ट है, ठीक है, वो पर्टिकुलर उसी हायोड बोन से, इसीलिए इस हायोड बोन को टंग बोन भी बोलते हैं, तो लिख दिया ऑल्सो कॉल्ड टंग बोन, ठीक है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं अपर सरफेस की, जो आपकी जीभ जैसे आप बाहर निकालोगे तो पहली जो सरफेस दिखेगी आपको बाहर की तरफ वो क्या होगी, अपर सरफेस, और उसको बोलते हैं डोर्सम। डोर्सम की मैं अभी डिस्कशन करूंगा, डोर्सम में क्या क्या होता है। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीछे वाली सरफेस की। पीछे वाली सरफेस क्या होती है, लोअर सरफेस जो है इसकी वो एक थिन मेम्ब्रेन ज्वाइंट्स होती है, एक थिन मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। आप इसको बेंड अप करोगे, आप टर्न अप करोगे इसको, जैसे कर्ल अप करोगे तो नीचे एक मेम्ब्रेन दिखेगी जिससे कनेक्ट है टंग आपकी, दैट इज कॉल्ड फ्रेन्युलम लिंगवे, इसीलिए इसको बोलते हैं, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो है जिससे कनेक्ट है उसको बोलते हैं फ्रेन्युलम लिंगवे, ठीक। तो ये बात हो गई, छोटी छोटी हमने टंग को लेके बात की। अब हम देखते हैं डोर्सम ऑफ टंग, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सेक्शन हमें पता होना जरूरी है। अब एक बात देखो, इसके डायग्राम को देखते हैं। इसका जो डायग्राम है उसमें आपको देखो ये जो डॉटेड दिख रहे हैं नीचे वाले सेक्शन में, आगे वाले सेक्शन में जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में पेपिलाज हैं। पेपिलाज मतलब टेस्ट बर्ड कंटेन करने वाले, जीभ का टंग का काम क्या है, टेस्ट को प्रोवाइड करना, तो टेस्ट हमको जो फील होता है वो इन्हीं पेपिलाज की प्रेजेंस की वजह से होता है, इनमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक्चुअल में सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं, कैसे इसको डिवाइड कर रखा है। देखो ये पेपिलाज आगे वाले सेक्शन में है, इसके बाद इसको एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं। अब मैं एक बार एक लाइन बना के आपको दिखा देता हूं। देखो ये एक लाइन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है 2 पार्ट में, ठीक है। इस लाइन शेप्ड जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सल्कम टर्मिनेलिस, सल्कम टर्मिनेलिस, ठीक है,
सल्कम टर्मिनलिस, एक खांच है, सल्कम टर्मिनलिस एंड कर रही है, यहाँ पे पेपिलर रीजन का आपका एंड है, ठीक है। तो सल्कम टर्मिनलिस इस टंग को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। अब अपर जो वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये है 1/3 पार्ट, इसका 1/3 पार्ट, और इसी को बोला जाता है फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट क्यों बोला इसको फेरेंजियल पार्ट? क्योंकि इसके जस्ट पीछे क्या है? फेरिंग्स है। इसके जस्ट पीछे क्या है? फेरिंग्स वाला सेक्शन है, तो इसलिए इसको बोला फेरिंग्स वाला पार्ट, फेरेंजियल पार्ट। और ये जो आगे वाला सेक्शन है जो इसको डिवाइड कर रखा है इसने, आगे वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये क्या हो गया? ये इसका बड़ा सेक्शन है, 2/3 पार्ट, लोअर 2/3 पार्ट। लिख देता हूं यहां पे, अपर एंड लोअर, लोअर 2/3 पार्ट, या इसी को बोलते हैं क्या? ओरल पार्ट, क्योंकि बकल कैविटी के अंदर, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ओरल पार्ट, ठीक। इसके पीछे है फेरिंग्स वाला पार्ट, आपकी जो कॉमन ओपनिंग है। उसके बाद देखो ये वाला जो सेक्शनल व्यू है, अब हम पहले इस वाले सेक्शनल व्यू की पीछे वाले सेक्शनल व्यू की बात कर ले। पहली बात तो टेस्ट का कोई काम पीछे वाले सेक्शनल में नहीं हो रहा है, इसको केवल इसमें क्या मिल रहा है? एक लिंगुअल टॉन्सिल मिलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल यहां मिलते हैं, और इनके बारे में खास बात इसलिए नहीं है क्योंकि टॉन्सिल है, ठीक है। इनका मैं लिख देता हूं पार्ट ऑफ सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन के पार्ट हैं। नो रोल इन डाइजेशन, डाइजेशन में इनका कोई रोल नहीं है। मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम ब्लड की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था एक सिस्टम है जो क्या करता है, जहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाता, ब्लड वेसल्स नहीं रीच कर पाती है, वहां पे क्या करता है, उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, वापस से हार्ट के वॉल्यूम को, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, एक दूसरे टाइप का क्या होता है, सिस्टम होता है जो पर्टिकुलर उस फ्लूइड को लेके जाता है और वहां पे वापस से फ्लूइड को मेंटेन करवाता है। उस सिस्टम को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और ये टॉन्सिल वगैरह जो है ये सारी आपकी लिम्फ नोड है। समझ में आ गई बात? मैंने वहां बताया था लिम्फेटिक ऑर्गन, नोड्स, सेल्स, ये सब वेसल्स, ये सब मिलती हैं उसमें। तो नोड्स जो हैं वो ये पार्ट ऑफ सर्कुलेशन का पार्ट है, डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करें, फिर भी हम यहाँ पे फेरिंग्स में काफी सारे टॉन्सिल्स मिलते हैं, नोड्स मिलती हैं, लिम्फ नोड्स, तो उनको डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे वाले सेक्शन की। आगे वाले सेक्शन को देखो, इसमें डिफरेंट टाइप के पेपिलाज मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो सल्कम टर्मिनलिस के जस्ट नीचे जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, that is circumvallate papilla, circumvallate papilla, ठीक है। ये सर्कमवैलेट पेपिला है, इसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। काम कुछ नहीं है, सारे के सारे पेपिलास के केवल और केवल टेस्ट बर्ड रखते हैं, एक को छोड़ के बाकी सारे टेस्ट बर्ड रखते हैं, ठीक है। तो वो उनका वही काम है और वही उनको देखना है। उसके बाद ये वाला सेक्शन देखो, ये वाला जीव का जो सल्कम टर्मिनलिस जो सर्कमवैलेट पेपिला जहां पे है, उसके जस्ट कॉर्नर वाला सेक्शन देखो, ठीक है। इन सेक्शन में भी आपके छोटे छोटे पेपिलाज मिलेंगे, ठीक है। फॉलिएट पेपिला, फॉलिएट पेपिला, लेकिन ये ज्यादा नहीं मिलते हैं इसलिए इनको कॉम्पिटिशन में नहीं लेते हैं। उसके बाद बीच वाला जो सेक्शन है आपका, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो बीच वाले में दिख रही है, उसमें भी एक तरह के पेपिला मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म पेपिला। एकमात्र पेपिला ऐसे हैं बीच वाले सेक्शन में, डॉर्सम में, फिलीफॉर्म पेपिला। ये अकेले एकमात्र सेक्शन ऐसे हैं जिनके पास टेस्ट बर्ड नहीं है, टेस्ट बर्ड एब्सेंट, बाकी सब में टेस्ट बर्ड मिलती है इनको छोड़ के, ठीक है। तो इनका काम क्या है, जब टेस्ट बर्ड नहीं है तो ये मेक्स सरफेस ऑफ टंग रफ, ये केवल और केवल टंग की सरफेस को रफ बनाते हैं। रफ बनाया, क्यों बनाया? ताकि फूड पे ग्रेस्प बढ़े, ग्रेस्प ऑन फूड, ग्रेस्प ऑन फूड, फूड पे ग्रेस्प बनाने के लिए सरफेस एरिया जो है उसको क्या बनाते हैं, थोड़ा ग्रेस्प बन जाए फूड पे, इसलिए रफ बना देते हैं उस डोर्सम पार्ट को। आपके आगे वाला पार्ट थोड़ा सा रफ होता है, वो रफनेस इनकी वजह से आती है, ठीक है। और जो कॉर्नर पे बाकी जो पेपिला मिलते हैं वो आप लगा सकते हैं, इनको बोलते हैं फंगी फॉर्म पेपिला, फंगी फॉर्म पेपिला। और इनका भी काम सेम है, टेस्ट प्रोवाइड करवाना, ठीक है, क्योंकि इनके पास भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है।
समझ में आ गई बात? तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेपिलाज हैं जो आपकी टंग पे मिलते हैं, डोर्सम पार्ट पे मिलते हैं टंग के, ठीक है। और इनका काम केवल और केवल पेपिलाज के पास क्या है, टेस्ट बड्स हैं, और टेस्ट बड का काम है आपको डिफरेंट टाइप के जो भी फूड आप ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसकी टेस्ट बताना, ये इसका पर्टिकुलर काम हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये तो बात हो गई आपके टंग के डोर्सम की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी को लेके। पहले अब आप एक बात देखो, मैंने इसको मस्कुलर ऑर्गन बोला क्योंकि बनी मसल की हुई है, फाइबर एंड मसल्स की बनी हुई है, मेनली मसल्स हैं इनमें, ठीक है। तो मसल में लेकिन आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए केवल आपको एक बात बता के आगे बढ़ेंगे। दो तरह की इसमें मसल मिलती है, क्या उनका काम क्या है? एक तो एक्सट्रिंसिक मसल, ठीक है, इसमें जो मिलती है, एक तो इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना किसका काम है? इसकी एक्सट्रिंसिक मसल का। दो टाइप की मसल मिलती है इसमें, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ, बैकवर्ड फॉरवर्ड इसकी मूवमेंट होती है, उसको एक्सट्रिंसिक कंट्रोल करती है। और दूसरी जो मूवमेंट है इसकी इंट्रिंसिक, जो अंदर रोटेट होती है, जो आप रोटेट कर सकते हो माउथ ओरल कैविटी के अंदर इसको, तो रोटेट टंग इनसाइड ओरल कैविटी, वो काम कौन करती है? आपकी इंट्रिंसिक करती है, ठीक है। तो दो डिफरेंट टाइप की मसल्स हो गई। अब आप एक बात सोचो, मैंने अभी अभी जो बात की आपसे पेपिलास को लेके, डोर्सम ऑफ टंग की, तो उसकी वजह से क्या होता है? टेस्ट एरियाज डेवलप होते हैं टंग पे, ठीक है, टेस्ट आता है आपको। तो एक डायग्राम देखते हैं डोर्सम ऑफ टंग का, उसी में हम टेस्ट एरियाज को दिखा रहे हैं। टेस्ट एरियाज है क्या? तो एक्चुअल में आपका ये ऊपर वाला जो सेक्शन है, जो सल्कम टर्मिनलिस के जस्ट नीचे है, मतलब जहां सर्कमवेलेट पेपिला मिल रहे थे, उस वाले सेक्शन में क्या होता है? आपका बिटर टेस्ट आता है, ठीक है, बिटर कड़वा टेस्ट आता है यहाँ से, ठीक है। दूसरा वाला जो सेक्शन है इसके जस्ट नीचे, जो फॉलेट पेपिला वाला रीजन है, उस वाले सेक्शन में क्या मिल रहा है आपको? आपको खट्टा टेस्ट आता है, सॉर टेस्ट आता है वहां से, ठीक है। तो ये टेस्ट एरिया आता है जस्ट इससे नीचे और थोड़ा ऊपर, ठीक है, सौर वाला टेस्ट एरिया है ये। उसके जस्ट नीचे वाला जो सेक्शन है दोनों साइड में, उस तरफ क्या है? आपको सॉल्टी टेस्ट आता है, ठीक है, नमक वगैरह का जो टेस्ट आता है वो उस पर्टिकुलर रीजन से आ रहा है। और सबसे आगे की जो एंटीरियर टिप है, वहां से आपको क्या आता है? स्वीट टेस्ट आता है, जो आपको बढ़िया लगता है, ठीक है। कई लोगों को लगता है, हर किसी को नहीं, कईयों को सॉल्टी ज्यादा बेटर लगता है। तो ये जो स्वीट टेस्ट है वो सबसे आपके एंटीरियर टिप वाले सेक्शन से आता है, ठीक है, जो मिठाई वगैरह का आपको टेस्ट आता है। अब इसमें एक टेस्ट नहीं है, कौन सा? अब खाना खाते तो मिर्ची भी तो लगती है, चिली, चिली का टेस्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्या चिली का टेस्ट क्यों आ रहा है फिर हमें? चिली एक्चुअल में कोई टेस्ट ही नहीं होता, चिली एक बर्निंग सेंसेशन, टेस्ट नहीं होता। चिली इज नॉट अ टेस्ट, इट इज अ बर्निंग सेंसेशन। ये केवल जलन का अनुभव होता है, ठीक है, हमें जलन का एक्सपीरियंस होता है उससे, ठीक है। तो बर्निंग सेंसेशन होती है चिली ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं है चिली, कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए कोई टेस्ट एरिया भी नहीं है इसका कोई टंग पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके फंक्शन देख लेते हैं टंग के। सिंपलेस्ट फंक्शन है कि फूड को आपको फूड को मूव करवाना, ठीक है, मूव्स फूड इनसाइड द बकल कैविटी, ठीक है। ऐसे ही इसको स्वेलोइंग, निगलने में हेल्प करना, स्वेलोइंग करवाना। फूड अगर ये नहीं होगी तो स्वेलोइंग हो ही नहीं पाएगी बिल्कुल भी, यही सबसे ज्यादा सपोर्टिव है उसमें। उसके बाद मूवमेंट जो टंग की होती है वो जो आपके साउंड है उसको कन्वर्ट करती है किसमें? लैंग्वेज में। जो आप ये अब मैं बोल रहा हूँ या कोई भी आप बोलते हैं तो क्या करते हैं? टंग की शेप बार बार चेंज होती है और उसी वजह से क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड्स हम निकाल पाते हैं, ठीक है। और एक और बात कर लेते हैं, टेस्ट सेंसेशन को रिसीव करना, जो अभी अभी मैं आपको बता के आया हूँ। मेनली फंक्शन, मेजर फंक्शन क्या है? टेस्ट सेंसेशन को रिसीव करना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टंग की सारी बातें। टंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, हमने भी छोटा सा बताया इसको, केवल उतनी बातें बताइए थोड़ी बहुत जो आप जान लें, एनाटॉमी के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा ज्यादा, इसीलिए इसको इतना ही काफी रखते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे अगले सेक्शन में, दैट इज टीथ। एनसीईआरटी में बहुत इलेबोरेट किया हुआ है इसको, इसीलिए हम भी इसको काफी इलेबोरेट करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें काफी सेल्स वगैरह सब बताई हुई है एनसीईआरटी में काफी हद तक, ठीक है। तो टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ आपको सामने से ही दिख रहे हैं। बोल सर इसमें बात करने वाली क्या बात है? क्योंकि सबसे पहले हम केवल बात कर रहे हैं बेटा ह्यूमन टीथ की, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन टीथ में आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन टीथ के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है, ह्यूमन में। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो कुछ तो आपको बाहर से ही दिख जाएंगे, बड़ी आसान है इनको समझना। पहली बात तो सारे टीथ अलग अलग है, देख लेना, एक जैसे नहीं होते। पहला टाइप आपका थीकोडोंट, थीकोडोंट टीथ की बात हो रही है। थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? ये जो अपने टीथ है ये अंदर धसे हुए हैं, ठीक है, डिप्रेस्ड है अंदर की तरफ, बोनी सॉकेट्स में फंसे हुए हैं, ये फिक्स्ड है पूरे तरीके से, हिलते थोड़ी अपने टीथ, फिक्स है ना अंदर की तरफ। तो फिक्स्ड जो टीथ होते हैं उन्हीं को बोलते हैं थीकोडोंट। थीका एक पर्टिकुलर डिप्रेशन की बात हो रही है यहां से, ठीक है, थीकोडोंट की बात कर रहे हैं, ठीक।
तो ये थीकोडोंट वाले जो टीथ होते हैं वो इनसाइड बोनी सॉकेट के फिक्स्ड होते हैं, इसलिए हमारे टीथ जो होते हैं उनको बोला जाता है थीकोडोंट। ठीक, तो ये तो बड़ा आसान सा सेक्शन है। अभी मैं आगे जब सेक्शनल व्यू दिखाऊंगा इसका सजेटल व्यू, तब आपको बता भी दूंगा कैसे दसे हुए हैं, बहुत आसान है ये समझना। नेक्स्ट बात, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब हमारे जो टीथ आप देखोगे, ये आपको बाहर से दिख जाएगा, आप जैसे टीथ को देखोगे, आप चाहे उनको टच भी करके देखेंगे तो उनमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ है, उनकी शेप्स बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए वो सारे डिफरेंट है, इसलिए मैंने डाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे माउथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ मिलते हैं, इसलिए उनको हेट्रोडोंट टीथ बोलते हैं हमारे टीथ को। ठीक है, ह्यूमन टीथ को हेट्रोडोंट टाइप बोला जाता है क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि डिफरेंट टाइप के टीथ हैं। ये लो आइए देखते हैं एक टेबल में कैसे कैसे टीथ हैं हमारे। एक टीथ तो कौन सा है इंसीजर, आगे वाला सबसे सामने वाला। दूसरा टीथ कौन सा है, कैनाइन, उसके जस्ट साइड वाला टीथ। नेक्स्ट प्रीमोलर, उसके अगले वाले टीथ जो हैं आपके। और लास्ट एंड फाइनल जो कॉर्नर में मिलते हैं वो है मोलर। ठीक है क्या, शेप देख लेते हैं इनकी। पहले की शेप देखो, एक इंसीजर की शेप देखिए आप, आपके सामने वाले टीथ है जो हैं वो एक्चुअल में वेज शेप्ड है, ये वेज शेप्ड है। वेज शेप मतलब फावड़ा बोलते हैं वेज को, वेज शेप्ड है ये थोड़ा। ठीक है, सामने से बिल्कुल एक बिल्कुल पहने ऐसे टाइप करके। ठीक है, तो ये इंसीजर वाले टीथ हो गए। कैनाल, रूट देख लो, इसमें रूट अंदर धसे हुए तो रूट है इसमें, तो रूट इसमें एक ही मिलती है। नेक्स्ट आपका जो इसके जस्ट साइड में चार दांत जो सामने है, उसके साइड साइड वाले एक दांत देखोगे तो वो कैसे मिलेंगे, वो स्फीयर शेप्ड मिलेंगे आपको। भाला नहीं देखा, भाले की तरह स्फीयर शेप्ड, तो स्फीयर शेप्ड देखने को मिलेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है इसमें भी रूट देखो, रूट एक ही है इसमें भी। ठीक, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है प्रीमोलर वाला। प्रीमोलर वाला जो है वो उसका शेप देखो, इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है, इन दोनों के शेप प्रीमोलर और मोलर थोड़े थोड़े एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, इनमें देखो नीचे रूट्स भी देखो डिफरेंट है, इसमें 2 और 3 रूट्स होती है, 2 तो मेनली तो 2 ही होती है और 3 भी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा 3 और 4 रूट्स किसमें मिलती हैं, आपके मोलर में मिलती है, लास्ट वाले टीथ में। ठीक, अब ये है क्या, इनमें एक और टाइप बताता हूं मैं आपको। वैसे मैं आपको जल्दी से एक बार मैं साइड में लिख देता हूं ये टाइप, आपको पता है ह्यूमन टीथ आपसे पूछे जाएंगे तो थीकोडोंट, हेट्रोडोंट। ठीक है, उनका मतलब तो समझ में आ गया होगा अब आपको। और 2 टाइप और बोले जाते हैं, मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट और डाइफायोडोंट। ठीक है, 2 तरह के, ये 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे, जो सीधे सीधे सिंपल हम बोलते हैं। आगे ये भी आगे बता रहा हूं मैं कैसे हैं, क्यों बोल रहा है इनको। उसके बाद हमने यहां पे मैं एक और टाइप के टीथ बताता हूं, जो हमारे टीथ में एक और टाइप का डेंटिशन मिलता है। देखो ये वाला जो सेक्शन है आपका प्रीमोलर वाला या मोलर वाला सेक्शन, दोनों को देख लो। इनमें क्या होता है, ऊपर कस्प लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। मैं इसको हटा देता हूं बेटा एक बार, कस्प लाइक स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर, ये देखो कोन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको कस्प बोलते हैं। ठीक है, कोन लाइक स्ट्रक्चर है, देखो कोन्स निकल रहे हैं चारों तरफ। आप चाहे टच भी करके देखोगे हाथ से तो भी आपको निकल जाएंगे, चारों कॉर्नर से, वो चारों अलग अलग पार्ट से वो निकले हुए हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है उसमें। ये देखो इसमें भी मिलेगी ये कोन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल में ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है इनके कॉर्नर्स पे, इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं कस्प। ठीक है, कस्प बोलते हैं इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को, चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, दोनों में देखने को मिलेगी। ठीक है, और जिनमें कस्प मिलते हैं, जिन टीथ्स में कस्प मिलते हैं, उन टीथ्स के डेंटेशन को बोलते हैं ब्यूनोडोंट। जैसे वो थीकोडोंट थे, हेट्रोडोंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, इनको क्या बोलते हैं, ब्यूनोडोंट। लेकिन इनको कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस पे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट आपके मेनली जो एनसीईआरटी में बता रखे हैं या फिर आपके जो बात करते हैं वो मेनली 4 ही टाइप के टीथ होते हैं हमारे, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, मोनोफाइडोंट और डाइफाइडोंट। इनको भी आगे बता रहा हूं मैं आपको। और ये वाला जो सेक्शन है ये हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये सब में नहीं मिलता पहली बात तो। ठीक है, केवल प्रीमोलर और मोलर में ही थोड़ा देखने को मिलता है, इसलिए इनको ब्यूनोडोंट टाइप बोलते हैं। लेकिन अपने को पता होना चाहिए इसलिए हमने बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके बाकी बातों को करेंगे, इसी टेबल को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, इनके फंक्शंस वगैरह को देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फंक्शंस को लेके। ये पहला जो बात है फंक्शन, अब देखते हैं इंसीजर का जो फंक्शन, सामने वाले जो है इनका काम है कटिंग। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है, इन कटिंग वाले सामने वाले टीथ को, टीथ के जो बाद में है वो कौन है, टीयरिंग करना इनका काम है, कैनाइंस का काम है टीयरिंग करना। ये लेकिन हमारे में वेस्टिजियल हैं, ये सारे बोल सकते हैं। क्यों,
क्योंकि एक्चुअल में हमारा ज्यादा टीयरिंग करना, फाड़ने का हमारा काम नहीं है, हमारा थोड़ा बहुत कटिंग में ही काम चल जाता है। अब फाड़ने का काम किसका होता है? कार्निवोरस एनिमल्स का, लेकिन हम इसको हटा ही देते हैं अभी, मैं आपको बाद में भी ये बता दूंगा। ये कार्निवोरस एनिमल का काम है, जो लायन टाइगर ये सब करते हैं, उनको डायरेक्ट पकड़ के फाड़ना होता है, तो उनमें ये काफी डेवलप होते हैं, इसलिए उनके दो दांत आपको बाहर निकले लंबे दिखेंगे, ठीक है, हमें उतने काम के हैं नहीं है। उसके बाद प्रीमोलर और मोलर के सेम काम है, ग्राइंडिंग और मैस्टिकेटिंग, जो फूड हम चबाते हैं, पीस उसको जो ग्राइंडिंग की जाती है वो कॉर्नर पे की जाती है प्रीमोलर और मोलर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट बात, नंबर्स को देखें तो नंबर्स आपके क्या होंगे? नंबर इन बोथ, जो दोनों जो हमें ऊपर नीचे देखे तो इंसीजर आपको सामने वाले 4 मिलेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, इसलिए 8 ये हैं। कैनाइंस जो मिलेंगे वो 4 मिलेंगे, उनके साइड में एक दांत चारों तरफ में। फिर उसके पास में जो दो दांत होंगे हर तरफ, दो टीथ जो मिलेंगे, 2 पर्टिकुलर टीथ, उनको बोलेंगे 8। ये टोटल हो गए, कितना हो गया? प्रीमोलर। और लास्ट जो आपके हैं वो कौन से होंगे? 3 टीथ जो कॉर्नर्स पे मिलेंगे, इधर 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 इधर, जो 3 टीथ मिलेंगे सब में, वो क्या होगा? मोलर वाला सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मोलर वाले सेक्शन में 12 टीथ मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, 3 टीथ, और ये टोटल आप करोगे तो लगभग 8 4 12 और 8 20 एंड 12 32, टोटल कितने टीथ हो जाएंगे आपके? 32, ठीक है। अब इनको अलग अलग सेक्शन में भी देख लो। इन वन जो, अगर ये तो दोनों जो में बात हो गई, एक जो में अगर बात करें तो इसका आधा कर दो, सबका आधे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये टोटल हो जाएंगे 16 टीथ, ठीक है। उसके बाद वन साइड ऑफ वन जॉ की बात करें, एक साइड में, क्योंकि हमारा जो डेंटिशन देखा जाता है वो हमेशा एक साइड ऑफ एक जॉ देखा जाता है, मतलब एक जॉ के भी एक साइड में, ठीक है, वन साइड ऑफ वन जॉ। तो इनको भी आधा कर दो, 2 1 2 और 3, ये कितना हो गया टोटल? 8 टीथ। समझ में आ गई बात? तो ये जो फ्रैक्शन है, ये नंबर्स का है, नंबर्स की बात कर ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन में बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप के, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं पहले। एक तो आपका जो इंसीजर है, इंसीजर एक्चुअल में मॉडिफिकेशन है किसका? टस्क ऑफ एलिफेंट का। टस्क ऑफ एलिफेंट जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन है इंसीजर के, ठीक है। आपके जो एलिफेंट में आपको लंबे वाले टीथ जो दिखते हैं वो एक्चुअल में टस्क, वो एक्चुअल में उसके इंसीजर है, और अपने इंसीजर की मॉडिफिकेशन है, वो लंबे हो जाते हैं उसमें, दैट इज टस्क, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इंसीजर के केस में हमने डाला। उसके बाद कैनाइंस वाला जो केस है, उसमें भी वॉलरस एक एनिमल है, उसमें भी क्या है? ऐसे ही लंबे टीथ होते हैं, टस्क होते हैं, वो क्या होते हैं? कैनाइंस का मॉडिफिकेशन होते हैं। उसके अलावा ह्यूमन कैनाइंस वेस्टिजियल है एंड नॉन फंक्शनल है, अभी अभी मैंने बात की, क्यों? क्योंकि हमें उतनी नीड नहीं है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर हम प्रीमोलर के केस में करें तो कोई खास बात नहीं है, मैं फिर भी एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं एक फॉर्मूला समझाऊंगा, उसमें सपोर्ट करेगा आपको। एक्चुअल में क्या है, मिल्क टीथ जो होते हैं, जो अपने बचपन में आते हैं, छोटे वाले टीथ, जिनको हम बोलते हैं कि इसको मिट्टी में गाड़ दो और इसमें पेड़ उगाएगा दांत का, है ना, ऐसा कुछ गाड़ के आते हैं उसको। तो जो मिट्टी मिल्क वाला टीथ है, वो एक्चुअल में वो जो टीथ है उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते, ठीक है। अब इसमें खास क्या हुआ? ठीक है, उसमें तो कई सारे भी नहीं होते, और भी नहीं होते, प्रीमोलर अकेला थोड़ी है, लेकिन उसमें एक खास बात यह है कि मोलर जो होते हैं वो किसके प्लेस पे आते हैं? उसमें प्रीमोलर के प्लेस पे आते हैं। तो जो आपके कॉर्नर वाले टीथ हैं वो 2 रहते हैं मिल्क टीथ में, लेकिन प्रीमोलर तो एक भी नहीं रहते, दोनों के दोनों ही नहीं आते। वो तो मोलर के 3 में से 2 मिल्क टीथ में आते हैं जो आपके बचपन में आते हैं, लेकिन वो मोलर वाली प्लेस पे नहीं आते। वो किस प्लेस पे आते हैं? प्रीमोलर के प्लेस पे आते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसका सेंस क्यों है, मैंने क्यों बताई ये बात आगे समझा दूंगा, बहुत आसान लगेगा नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट बात देखते हैं मोलर को लेके। मोलर में भी लास्ट साइड का जो मोलर है, बिल्कुल लास्ट कॉर्नर वाला जो आपका दांत है, हर एक कॉर्नर में, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, हर तरफ, तो लास्ट वाला जो कॉर्नर है उसको बोलते हैं, और लास्ट वाला कॉर्नर वाला जो मोलर है उसको बोलते हैं विजडम टूथ। अब विजडम टूथ का मतलब अकल, विजडम आ गई क्या इससे? अब अकल वकल कुछ नहीं आई है, बस फर्क इतना सा, इसके जो आने की एज होती है वो 20 से 24 ईयर्स, 22 से 24 ईयर्स के अराउंड, ऑन एंड अराउंड होती है। जैसे अभी आपके लगभग जो 15 टू 20 के अराउंड है, तो आप एडोलसेंस में, प्रॉपर एडोलसेंस में, जब लेट एडोलसेंस की बात आएगी तब ये टीथ आता है, जब एक्चुअल में आदमी, अभी तो क्या पापा मम्मी की छत्र छाया में है, ठीक है, पिताजी माताजी की, तो अभी आपको मतलब लाइफ का क्या सीन होता है वो कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। अभी हम ज्यादा चीजें समझते भी नहीं है, हमें ऐसा लगता है हम ही बस सब कुछ बेस्ट है, हम ही सब कुछ, और एडोलसेंस की एज तो ऐसी किसी की माननी ही नहीं है, उसमें तो क्या लगता है हम ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, ठीक है, हम ज्यादा समझदार कोई नहीं है, पापा मम्मी कोई नहीं, कुछ नहीं। वो इसलिए ये क्योंकि अभी तक आप क्या है, उनकी एक कवरिंग में हो,
छत्र छाया में हो, लेकिन जैसे जैसे बाहर निकलोगे तो क्या होगा आपको वो एक्चुअल में एक टाइम के बाद वो भी आपको थोड़ा रिमूव आउट करेंगे, पुश आउट करेंगे बाहर के लिए, तब आप आओगे मेन लाइफ में, ठीक है। और वो लाइफ जो होती है उसकी जानकारी तब आपकी एक्चुअल में समझ बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं चीज़ों को लेके, तो वो जो समझ आने लगती है वो लेट एडोलसेंस के लास्ट में, वो एक्चुअल में क्या होता है आपका, इस टाइम पे आपका विजडम टूथ आता है। इसलिए उसको उस टाइम आदमी को ऐसा बोलते हैं कि अकल आ जाती है, वो आदमी को जरूरी नहीं है सबको आए, कुछ एक मूर्ख लोग जो होते हैं उनको तब भी नहीं आती, वो एक्सेप्शन केस की हम बात नहीं कर रहे, जनरली सबको अकल उस टाइम तक आ जाती है। तो वो केस जो है वहां पे क्या आता है आपका, ये टीथ आता है लास्ट थर्ड मोलर वाला, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया विजडम टूथ, ठीक है। और ये वेस्टिजियल है, हमें कोई खास काम नहीं है, ग्राइंडिंग मैस्टिकेटिंग वैसे भी होती है बाकी टीथ से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपके टीथ के डिफरेंट टाइप, इसलिए इसको हेटेरोडोंट बोला। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप जो आपको बोला है मोनोफाइडोंट और डाइफाइडोंट, उनको लेके। तो आपके मिल्क टीथ सबसे पहले इनको देखेंगे तभी वो समझ में आएगा। मिल्क टीथ में क्या है, आपके 6 मंथ से स्टार्ट होते हैं बनना, ठीक है, 6 मंथ से ये टीथ बनना स्टार्ट होते हैं, आना स्टार्ट होते हैं, और 6 ईयर की एज तक प्रॉपरली आ चुके होते हैं, ठीक है, बचपन में जो टीथ आते हैं। लेकिन ये आके फिर गिरते हैं, फिर नए टीथ आते हैं इनकी जगह पे, ठीक है। तो ये वाले जो टीथ हैं, ये होते हैं डाइफायोडोंट, ठीक है। अब डाइफायोडोंट को इसी से समझ सकते थे, इसलिए इसको यहाँ डाला है। डाइफायोडोंट क्या है, कम्स ट्वाइस इन लाइफ स्पैन में ऐसे टीथ जो 2 बार आते हैं, तो ये मिल्क टीथ 2 बार आते हैं। अब उनमें होते कौन कौन से हैं, आपके सारे इंसीजर मिल्क टीथ होते हैं, 8 के 8 आते हैं, फिर वापस आते हैं, ठीक है। ऐसे केनाइन भी सारे झड़ते हैं फिर वापस आते हैं, ठीक है। ऐसे ही मोलर वाले, प्री मोलर तो आता ही नहीं है, मोलर वाला प्री मोलर तो डायरेक्ट परमानेंट आता है। मोलर वाला जो है वो सेक्शन जो है उसमें जो लास्ट टीथ है उसको छोड़ के, जो 22 to 24 ईयर्स की एज में आ रहा, जो मैं बता के आया हूँ, उसको छोड़ के बाकी सारे किस में आते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, इसी में आते हैं मिल्क टीथ में, फिर वापस झड़ते हैं फिर वापस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या हो गया, डाइफायोडोंट ट्वाइस आ रहा है लाइफ में, 2 बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद की बातें करें इसी के बाद मिल्क टीथ की अगर बात की तो अपन क्या कर ले, तो ये जो मिल्क टीथ है यही क्या है, एक्चुअल में यही मिल्क टीथ क्या है, आपके डाइफायोडोंट टीथ है। हटा देते हैं, फिर से बना देते हैं इसको, ये एरो इसीलिए लगाया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम परमानेंट टीथ को लेके। परमानेंट टीथ आपके 6 ईयर्स की एज से क्या होंगे, स्टार्ट होंगे उगना, और तकरीबन 11 to 12 ईयर्स की एज तक ये पूरे आ जाता है। ये परमानेंट है, परमानेंट नाम इसलिए दिया, लंबा चलेंगे, हमेशा चलेंगे, अभी भी जो आपके हैं वो चलेंगे, वो बात अलग है, कोई गुस्सा उस्सा मार के इनको तोड़ दे वो सेक्शन अलग है, नॉर्मली ये लंबा चलते हैं, ठीक है। तो वो वाले टीथ है, और इन्हीं को बोलते हैं मोनोफाइडोंट टीथ, क्योंकि ये एक ही बार आते हैं। कुछ ऐसे टीथ होते हैं परमानेंट टीथ जो एक ही बार आते हैं, बाकी तो आएंगे ही आएंगे वापस से पलट के, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये एक ही बार आएगा, ठीक है। इसमें बचे हुए जो टीथ हैं आपके मोनोफाइडोंट, मैंने लिख दिया वंस इन लाइफ स्पैन, एक बार ही आएंगे, और बचे हुए जितने भी टीथ हैं इसमें से, लाइक इंसीजर और कैनाइंस और मोलर के अलावा मैं बात कर रहा हूं, तो आपके प्री मोलर सारे 8 के 8, और बचे हुए विजडम के 4, ये सारे क्या आएंगे, तो ये एक ही बार आते हैं परमानेंट टीथ की फॉर्म में। तो ये तो टोटल कितने हो गए आपके, 8 और 4 12 एंड 8 20 टीथ्स, ठीक है। और ये वाले कितने हो गए, बाकी बचे 12 टीथ्स। समझ में आ गई बात। अब आपसे कोई भी ह्यूमन टीथ की बात पूछेगी, ह्यूमन टीथ किस के टाइप बताएं, तो क्या क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर आपका थिकोडोंट हो जाएगा, हेटेरोडोंट हो जाएगा। थिकोडोंट क्यों, क्योंकि बोनी सॉकेट में है। हेटेरोडोंट क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हैं, एक बार भी आते हैं लाइफ स्पैन में, तो मोनोफाइडोंट बोल सकते हैं, और 2 बार भी आते हैं इसलिए डाइफाइडोंट भी बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गए, ये आपके ह्यूमन टीथ का टाइप हो गया। ब्यूनोडोंट को आप कंसीडर नहीं करते हैं, वो ज्यादा पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो इतनी बातें इस टीथ वाले सेक्शन में। अब इसको क्या करते हैं हम, इसी का एक इनको जब शो करते हैं तो इनका फॉर्मूला लिखा जाता है, डेंटल फॉर्मूला, क्योंकि उससे क्या है पोजीशन और नंबर को आराम से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला क्यों लिखा गया, क्योंकि इससे नंबर ऑफ टीथ एंड लोकेशंस को उनकी आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, पूरे दांत के बारे में नहीं लिखते, एक जो जॉ है उसके भी एक साइड का बात करते हैं केवल, ठीक है। एक जो जॉ है उसके एक साइड का जो डेंटिशन है उसको एक तरफ लिखते हैं, एक ऊपर, और उसी के जस्ट नीचे किसको लिख देते हैं, दूसरे साइड का नीचे वाला जो लोअर जो है उसके टीथ के डेंटिशन को लिख देते हैं, उससे आसानी से, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आसान, देखो क्या होता है, दिखेगा तो भी पता लगेगा। देखो फॉर्मूला लिखा है, डेंटल फॉर्मूला, इसमें है क्या एक्चुअल में, ये आई किसके लिए, इंसीजर के लिए। ये एक साइड की बात हो रही है बेटा, जॉस के एक साइड की बात हो रही है, दोनों साइडों की बात नहीं हो रही। एक तो इंसीजर सबसे आगे वाले आपके टीथ,
उसके बाद उसके जस्ट साइड में कैनाइंस, उसके बाद आपके प्रीमोलर्स, और लास्ट में क्या गए आपके लास्ट वाले कॉर्नर वाले मोलर्स। ये एक साइड के ऊपर वाले के हैं, ठीक है, तो अपर साइड अपर के हैं, ये एक साइड ऑफ जॉ के, ठीक है, वन साइड ऑफ जॉ के बात कर रहे हैं। और ये वाले कौन से हैं, ये वाले सेम टू सेम, ये नीचे लोअर के, ठीक है। तो जितने भी ये हुए उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, ये इसको बेटा अपॉन में है तो ये नहीं है, इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। ये जो ऊपर है टोटल उसी को नीचे से क्या करना है, जोड़ आपको ऐड कर देना है इनको, और फिर क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना किससे, 2 से। तो एक डेंटा फॉर्मूला देख लेते हैं हम। नॉर्मली डेंटा फॉर्मूला बनेगा कैसे, पीछे से लेके आए, हमने क्या बताया था, वन साइड ऑफ वन जो हमें बताया तो था 2 1 2 3, ठीक है, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, तो उनके सेक्शन से आप फॉर्मूला बना लो। तो 2 1 2 3 कितना हो गया, 8 हो गया ना। तो 8/8 मतलब ऐसे नहीं कर देना कहीं 8/8 × 2 मल्टीप्लाई, बेटा ये अलग अलग साइड के, एक ऊपर का एक नीचे का है, तो इनको ऐड ऑन करना है इनको, तो 16 हो गया ये, ठीक है। और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोटल आ जाएंगे 32 टीथ। समझ में आ गई बात। तो इनसे लोकेशन और नंबर ऑफ टीथ दोनों पता लग गया इस फॉर्मूला से, इसलिए इसको लिखा गया। उसके बाद ये तो अडल्ट का फॉर्मूला है। अब चाइल्ड के फॉर्मूले को देखेंगे, अगर छोटे बच्चे के फॉर्मूले को देखेंगे तो वो क्या आएगा, 2102, ठीक है। बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है वो नेम ऑफ टीथ के बेसिस पर है। अभी नेम ऑफ टीथ का चक्कर क्या है, याद हो तो मैं अभी बता के आया हूं आपको एक पॉइंट, मैंने बोला मैं आगे डिस्कस करूंगा डेंटा फॉर्मूले के टाइम पे। तो एक्चुअल में क्या है, ये 0 क्या है, ये वाले जो 2 हैं, ये जो आपने यहाँ 2 लिखे हैं, ये नेम ऑफ टीथ के बेसिस पे ये मोलर है, ठीक है। लेकिन ये होते कहाँ पे, ये एक्चुअल में मोलर किस प्लेस पे आते हैं, अभी भी मैंने बताया, मोलर प्रीमोलर तो नहीं होते हैं मिल्क टीथ में, बच्चों में मिल्क टीथ मिलेंगे तो उसमें प्रीमोलर तो नहीं है, लेकिन मोलर किसके प्लेस पे आएंगे, प्रीमोलर की प्लेस पे। तो ये कहाँ आने चाहिए, 0 आना चाहिए। समझ में आ गया, मोलर की जगह पे तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन नेम ऑफ टीथ के बेसिस पे देखे तो ऐसा ही फॉर्मूला आएगा, जो ही ज्यादा मैंने स्टामा क्योंकि कंसीडर यही किया जाता है, इसलिए आपको यही रखना है नाम के बेसिस पे। वैसे आप अगर लोकेशन के बेसिस पे इसको देखो, चाइल्ड के फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को मैं लोकेशन के बेसिस पे अगर देखूं तो क्या बनेगा, 2 + 1 + 2 + 0 अपॉन में 2 + 1 + 2 + 0। समझ में आ गया। और इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर किससे, 2 से। समझ में आ गई बात। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना है 5, तो 5/5 तो 10, तो टोटल हो गए 10 × 2 कितने हो गए 20 टीथ। समझ में आ गई बात। अब आपको कोई पूछे कि आप में क्या है टीथ का फॉर्मूला, तो आप क्या बताओगे, भाई ये पूछ क्या रहा है, ह्यूमन का ही पूछ रहा है, एट 17 ईयर्स एज, 17 ईयर्स ऑफ एज, ये आपकी बात कर रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोल सलाम बता देंगे, बड़ा आसान है ये तो। क्या है भाई, 2 + 1 + 2 + 3 अपॉन में 2 + 1 + 2 + 3 इनटू मल्टीप्लाइड बाय 2। सही है गए। अरे भाई बिल्कुल गलत है ये, समझ गए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला ना अभी तुम छत्र छाया में हो, विजडम नहीं आया है अभी, इसलिए आपके पास क्या है अभी, आप 2 + 1 + 2 + 2 पे हो। समझ में आ गई बात। तो 17 ईयर्स का फॉर्मूला डिफरेंट चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई। नेक्स्ट अगली बात पे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल बात इस टीथ को लेके, ट्रांसफर सेक्शन, इसका सजाइटल सेक्शन की बात कर रहे हैं। ये उल्टा कैसे लिख दिया, सजाइटल सेक्शन है बेटा ये, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं सजाइटल सेक्शन, सजाइटल सेक्शन, ठीक है। तो सजाइटल सेक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस सजाइटल सेक्शन को हम इस डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम को अब क्या, अभी तक तो हमने टीथ के टाइप्स देखे या टीथ के बारे में पढ़ा, उसको काट, अब हम उसको ऐसे कट कर रहे हैं और कट करके देख रहे हैं अंदर से क्या सिस्टम है सारा, ठीक है। तो हम इस पे बात कर रहे हैं, देखो ये वाला सेक्शन देखो। अब इसमें क्या है, पहली बात तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो क्राउन पार्ट, एक नेक पार्ट और एक रूट पार्ट, ठीक है। क्राउन पार्ट कौन सा है, जो सबसे दांत चमकदार आपको व्हाइट वाला बाहर का रीजन दिख रहा है, जो दिख रहा है आपको, ठीक है, वो है आपका क्राउन पार्ट, विजिबल पार्ट। समझ में आ गई बात। विजिबल पार्ट जो है वो क्राउन पार्ट है। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है, बिल्कुल नीचे वाला रूट वाला पार्ट, ठीक है, वो बिल्कुल आपको इन दोनों के अलावा, पहले विजिबल तो केवल क्राउन ही है, नेक और रूट विजिबल नहीं है, ठीक है। पहली बात तो नेक और रूट विजिबल नहीं है। दूसरी बात, रूट वाला जो सेक्शन है वो इनसाइड बोनी सॉकेट है, ये देखो ये धसा हुआ है, ये आपको दिख नहीं रहा, इतना बड़ा रीजन तो आपको दिख ही नहीं रहा, इसीलिए उसको थिकोडोंट बोला था आपके टीथ के टाइप को, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनसाइड बोनी सॉकेट के
अंदर है। ठीक, ये रूट वाला रीजन। अब इसी के जस्ट ऊपर वाले नेक वाले रीजन को देखें तो ये बोनी सॉकेट से तो बाहर निकल चुका है, ये बोनी सॉकेट यहां तक का, इससे तो बाहर आ चुका है ये, लेकिन ये गम्स के अंदर है अभी भी। ठीक है, तो विजिबल तो केवल वही है, तो मैं यहां लिख देता हूं आउटसाइड बोनी सॉकेट, बोनी सॉकेट, बट इनसाइड गम्स। तो ये गम्स की जो पोजीशन मैंने दिखा रखी है, ये गम्स के अंदर है ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 3 पार्ट्स में जिनको डिवाइड कर रखा है जिसमें आपके टीथ को। अब हम देखते हैं इसके अंदर का सेक्शन। ठीक है, तो अंदर के सेक्शन में आपको सबसे पहले दिखेगी सबसे व्हाइट वाली लेयर, जो ऊपर देख रहे हो आप चमकदार लेयर, वो एक्चुअल में कौन है? इनेमल है। ठीक है, और इनेमल के बारे में सबसे खास पॉइंट, सबसे पहले हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। ठीक है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये इनेमल। ठीक, नेक्स्ट बात देखो, इसको हटा देते हैं। इनेमल के बारे में बात हो रही है बेटा, अलग अलग पॉइंट में लिख देता हूं मैं इसको यहीं पे सारा कुछ। देखो इनेमल की बात हो गई, इनेमल का पहले बात हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जब मैं बोन पढ़ा रहा था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में, तब भी मैंने आपको बोला था बोन में, जब मैंने पहली स्लाइड पे जब स्टार्टिंग में बात की, तो मैंने क्या बोला आपको कि हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये मैंने क्या बोला? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैंने उसको हार्डेस्ट टिश्यू बोला, लेकिन मैंने वहां डिस्कस भी किया कि वो हार्डेस्ट टिश्यू है। अगर सब्सटेंस की पूरी ह्यूमन बॉडी की बात होगी तो सब्सटेंस जो होगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो कौन है? इनेमल है। अगर इसको ले लिया जाए, पूरी बॉडी की बात कर ली, तो फिर क्या होगा? सबसे हार्डेस्ट कौन होगा? इनेमल होगा, सेकंड नंबर पे जाएगा फिर वो लेकिन टिश्यू की बात थी तो टिश्यू में हार्डेस्ट वही है। ठीक है, क्यों हार्डेस्ट है ये? क्योंकि 96% इनऑर्गेनिक पार्ट है इसका। ठीक है, 96% इनऑर्गेनिक पार्ट है इसमें, इसलिए हार्डेस्ट है। वहां पे केवल 62% के लगभग ही मिल रहा था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट जो था। ठीक है, उससे भी ज्यादा है यहाँ पे। उसके बाद इस पे और बात करें अगर इनेमल पे, तो इनेमल कहां मिलेगा? ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ, किसकी आउटर लेयर है? क्राउन पार्ट की, दांत का जो क्राउन पार्ट है जो बाहर से दिख रहा है विजिबल पार्ट, उसकी आउटर लेयर है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात, कौन सीक्रेट करता है? सीक्रेटेड बाय एमाइलोब्लास्ट सेल, एमाइलोब्लास्ट सेल्स सीक्रेटेड बाय। ये जो पल्प कैविटी है, एक्चुअल में ये जो बीच में पल्प कैविटी होती है इसमें, उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलती हैं। उन सेल्स में से एक सेल है ये पल्प कैविटी, उसमें ये सेल मिलेंगे और उसमें से क्या होगा? ये सीक्रेट होगा इनेमल। समझ में आ गई बात, कौन सी सेल सीक्रेट कर रही है इसको? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डेंटाइन की। डेंटाइन क्या है आपकी? ये मिडिल लेयर है, पहली बात तो मिडिल लेयर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, थिकेस्ट है, सबसे मोटी लेयर है भैया ये, थिकेस्ट लेयर। ठीक है, देख लो सबसे मोटी लेयर है ये वाली, ये येलो वाली जो दिख रही है आपको। समझ में आ गई बात? उसके बाद थिकेस्ट लेयर है, उसके बाद उतना इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें नहीं है, 62% इनऑर्गेनिक पार्ट है, तो उतनी हार्ड ये भी नहीं है। ठीक है, सीक्रेट किससे हो रही है? तो सीक्रेटेड बाय, कौन सीक्रेट कर रहा है इसको? सीक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। वही पल्प कैविटी में सेल्स मिलेंगी, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, वो इसको सीक्रेट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात होगी आपकी डेंटाइन को लेके। गम्स आपको दिख ही रहे हैं, पल्प इन पल्प कैविटी, पल्प वाला जो सेक्शन है उसमें क्या है? एक्चुअल में आपकी सारी सेल्स, ऑल टाइप ऑफ सेल्स यही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है और उसमें सब टाइप की सेल्स मिलती हैं, जगह खूब है उसमें। उसके बाद सीमेंटम, ये वाली लेयर देखो, जैसे आपकी आउटर लेयर है क्राउन वाली, इनेमल वाली, वो जो व्हाइट दिख रही है आपको, ऐसे ही अंदर भी व्हाइट सेक्शन जा रहा है पूरा। ये देखो रेगुलर व्हाइट सेक्शन है, लेयर। ठीक है, ये मैंने नेमिंग कर रखी है यहाँ पे, ये सीमेंटम। ठीक है, तो सीमेंटम वाला जो सेक्शन है इसमें मैं लिख देता हूं किसकी आउटर लेयर है? आउटर लेयर ऑफ नेक एंड रूट पार्ट। तो नेक और रूट पार्ट की क्या है? आउटर लेयर है, कौन सी आपकी? सीमेंटम। ठीक है, दूसरी बात 62% इनऑर्गेनिक पार्ट कंटेन करती है, तो उतना तो है, हार्ड तो है, लेकिन उतना तो ये भी नहीं है जितना इनेमल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात जब अपन कर लेते हैं, सीक्रेट किसने किया? सीक्रेटेड बाय
इसको याद रखना और भी आसान है, क्योंकि इसी के बेस पे इसका नाम है। इसकी सेल जो इसको सीक्रेट करते हैं उनको सीमेंटोसाइट सेल बोलते हैं, ठीक है। वही ओडोंटोब्लास्ट का पार्ट ही है वो भी, सीमेंटोसाइट सेल्स। समझ में आ गई बात? तो ये वाला जो सेक्शन है, ये अगला सेक्शन, ये वाली जो लेयर दिखाई आपको, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, रूट कैनाल, ठीक है। ये रूट कैनाल है, ये कैनाल जो नीचे कैनाल से चल रही है, रूट जो दांत के नीचे गड़ी होती है। उसके बाद पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन कौन सा है बेटा? ये देखो ये वाला, मैं इसको एक बार कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये वाली सेक्शन को बात करें, ये देखो धागे, ये जिन्होंने बांध रखा है, ये जो बोनी कैविटी में फंसे हुए हैं ये धागे, ये क्या है? आपकी पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन है। इसी को दिखाया हमने, इन वायर को जो अंदर जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं बोनी कैविटी में, और आपके दांत में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कोलेजन फाइब्रस की शीथ है, कोलेजन फाइब्रस शीथ। ये क्या है? कोलेजन फाइबर की शीथ है। और इस कोलेजन फाइबर की शीथ का काम क्या है? इस कोलेजन फाइबर की शीथ का काम है इमूवेबल जॉइंट बनवाना। ये एक्चुअल में करती क्या है? ये बोनी सॉकेट के अंदर भी है और टीथ के अंदर भी फंसी हुई है, तो दोनों को पकड़ के रखती है, जॉइन के रखती है। इसीलिए आपके इमूवेबल जॉइंट बनते हैं, इसीलिए आपके दांत हिलते नहीं है, ठीक है। तो इमूवेबल जॉइंट जो है वो यही बनवा रही है, ठीक। अब बात करें अपन एपिकल फोरामेन को लेके। आप एक बात देखो, मैं आपको यहाँ पे सेक्शनल व्यू में दिखाता हूं। आपका एपिकल फोरामेन जो है वो ये वाला सेक्शन है, जहां से देखो आपकी नर्व्स, ब्लड वेसल, फोरामेन यानी क्या? पोर है एक, जिसमें से आपके नर्व्स, ब्लड वेसल्स कहां जा रहे हैं? अंदर एंट्री मिल रही है उनको, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है, देखो ये वाली जो ब्लड रेड वाली है जो ब्लड वेसल्स दिख रही है, ये जो ब्लू वाली है वीन्स दिख रही है, आर्टरी वीन्स, और ये जो येलो वाली है नर्व्स है। ये नर्व्स और ब्लड वेसल सबकी क्या है? सप्लाई जा रही है, एक्चुअल में ब्लड सप्लाई जा रही है यहाँ से, इसकी दांत की जो सेक्शन जो ग्रोथ हो रही है वो इस ब्लड सप्लाई की वजह से हो रही है। तो ये एपिकल फोरामेन क्या है? पोर है ये पर्टिकुलर, जिसमें क्या हो रहा है? आपका नर्व्स और ब्लड सप्लाई दोनों इसी के अंदर से जा रही हैं, इसलिए मैंने एरो लगा के दिखा दिया, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे दांत भी दो तरह के होते हैं बेटा, इन्हीं के बेसिस पे, एक होता है रूटेड और एक होता है रूटलेस। मैं अभी बताता हूं क्या होता है ये। देखो क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन में जब आप एपिकल फोरामेन क्या होता है? एपिकल फोरामेन क्या करता है? हमारे जो टीथ हैं उसमें नीचे एपिकल फोरामेन है, आपकी बीच में पल्प कैविटी, जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, जो सबको आपको न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहा है। लेकिन ये न्यूट्रिशन जा कहां से रहा है? इस पल्प कैविटी की जो नीचे ओपनिंग है वो कौन सी है? इस पल्प कैविटी की ओपनिंग जो नीचे है वो है एपिकल फोरामेन। और एपिकल फोरामेन का एक पार्ट जो नीचे, जहां से सारी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब जा रही है आपके टीथ को। होता क्या है, एक टाइम के बाद ह्यूमन टीथ, हमारे जो टीथ है उसमें एक टाइम के बाद क्या होता है, ये जो एपिकल फोरामेन है ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। इस एपिकल फोरामेन के बंद होने से क्या होता है? आपकी सप्लाई जाना रुक जाती है, तो इसीलिए आपके टीथ की ग्रोथ वहीं बंद हो जाती है। वो बंद हुआ, वैसे ही टीथ की ग्रोथ भी बंद। तो इसीलिए हमारे टीथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होते हैं? वहीं रुक जाते हैं। ये तो हो गया ह्यूमन टीथ की बातें। ह्यूमन टीथ सारे इसी टाइप के होते हैं, इसलिए हमारे टीथ को बोलते हैं रूटेड टीथ, ठीक है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनमें ये एपिकल फोरामेन एक लिमिट के बाद भी खुला ही रहता है, हमेशा पूरी लाइफ टाइम खुला रहता है। इसलिए क्या होता है? उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपके जो हाथी वाले, एलिफेंट वाले जो टस्क हैं, वॉलरस के जो टस्क हैं, जैसे आपके ऐसे रैबिट के दो दांत बाहर निकले रहते हैं, वो एक्चुअल में वो जो इंसीजन है उसके, वो एक्चुअल में रूटलेस टीथ है। उनके एपिकल फोरामेन बंद नहीं हुए, इसलिए ब्लड सप्लाई रेगुलर चलती रहती है, इसलिए वो खुरसते रहते हैं, उनको दांतों को खुरसते रहते हैं, ताकि वो थोड़ा सा स्क्रैप करते रहते हैं, ताकि वो लेवल में रहे, क्योंकि उनके टीथ रुक नहीं रहे, वो फाड़ के बाहर निकल जाएंगे अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो। हमारा भी ऐसा होता तो हम भी लगे होते कहीं ना कहीं, जैसे हम नेल्स काटते वैसे हमें इसको भी घिसने का कुछ आता, लेकिन हमारे क्या है? रूटेड टीथ है, लेकिन इसलिए ऐसा नहीं होता है। समझ में आई कि नहीं आई सबको बात? तो ये हो गया आपका सेजाइटल सेक्शन, ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेते हैं। मैं ज्यादातर थ्योरी, सारी थ्योरी मैंने इसमें लिख दी है डायग्राम में, आप फिर भी थोड़ी बहुत थ्योरी इसमें देख लीजिए। जैसे आपकी पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन कोलेजन फाइबर की शीथ है जो एंटर कर रही है किसमें? जॉ में, टीथ में, और क्या बना रही है? इमूवेबल जॉइंट बना रही है, जो कि क्या रख रही है? स्पेशल सेल, सीमेंटोसाइट सेल रखती है, ठीक है, जो आपकी सीमेंटम को सीक्रेट करती है, उसी की बात कर रही है ये। डेंटाइन मिडिल लेयर है आपके टीथ की, ठीक है, थिकेस्ट लेयर है। उसके अलावा 62% इनऑर्गेनिक पार्ट है इसमें, और ये सीक्रेट किससे होती है? पल्प कैविटी की ओडोंटोब्लास्ट सेल्स इसको सीक्रेट करती हैं, ठीक है। इनेमल के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, वो वहां लिख दिया है सारा स्टार मार्क पॉइंट लगा के भी, इसलिए वहां बात नहीं करिए। एक डेंटाइन कैनालिक्यूली की बात हो रही है, बोनी केव्स है जिसमें
प्रोसेसेस हैं किसके, अमाइलोब्लास्ट के और ओडोंटोब्लास्ट के। मैं बताता हूँ डेंटाइन में ऐसा कहाँ मिलता है। ये डायग्राम फिर से देख लेते हैं, 1 मिनट के लिए आओ। तो ये जो डेंटाइल मोटी थिकेस्ट लेयर है या डेंटाइन वाली है। अब आप इसमें एक चीज देखो, इस वाले सेक्शन में ये जो आपको बार बार ये दिख रही है, ये डॉटेड जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये एक्चुअल में डेंटाइन कैनालिक्यूली है। जो यहाँ के अमाइलोब्लास्ट ओडोंटोब्लास्ट के वो हैं, सेल्स हैं, उनके प्रोसेसेस इसमें फंसे हुए हैं, जिससे वो क्या करती है, रिलीज करती है अपने मेटेरियल को, इनेमल को, डेंटाइन को, जिससे वो और बढ़ती है सेल की लेयर। ठीक है, तो ये बात इसमें कर लिया आपने। नेक्स्ट बात देखते हैं भैया, इसलिए यहाँ पे मैंने डाला है कि बोनी केव्स इन विच प्रोसेसेस ऑफ अमाइलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, उसमें और कुछ नहीं मिलता। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट छोटी छोटी बातें पल्प कैविटी की। सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर जो थी वो पल्प कैविटी थी, और इसमें मिलता क्या, सारी तरह की सेल्स मिलती है आपके। पल्प मिलता है, और पल्प के अंदर क्या मिलता है, पल्प मिलता है, और पल्प के अंदर आपकी ये पल्प वाला सेक्शन है, और पल्प के अंदर आपका एरोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। मैंने वहां भी बोला इसमें सब तरह की सेल, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू खाली है, उसमें स्पेसेस ज्यादा हैं, ये मैं बता के आया हूं। इसीलिए कोलेजन फाइबर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ओडोंटोब्लास्ट, एमाइलोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, हर तरह की सेल्स इसमें प्रेजेंट मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं टीथ्स की। तो आपको बता दिया है इसमें क्या होता है, एपिकल फोरामेन जो होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है एक पर्टिकुलर एज पे। इसीलिए क्या हो जाता है, आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और उसके रुकने से ही टीथ की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। समझ में आगे बात। आपकी ह्यूमन के सारे टीथ इसी बेसिस पे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे टीथ जो है वो रूटेड टीथ होते हैं। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रूटलेस टीथ का। इसमें एपिकल फोरामेन क्या होता है, ओपन थ्रू आउट लाइफ स्पैन, पूरे की तरह से ओपन रहेगा, इसीलिए आपके ये टीथ हमेशा ग्रो करते रहेंगे। इसीलिए आपके ओपन अपर इंसीजर ऑफ रैबिट को देख लीजिए, चाहे टस्क ऑफ एलिफेंट को देख लें, चाहे टस्क ऑफ वॉलरस को देख लें, सारे एग्जाम्पल क्या है, रूटलेस टीथ के एग्जाम्पल है। तो इतनी बात आज के लेक्चर में, और हमने टीथ के लेके सभी सेक्शनल व्यू हैं वो पढ़ लिए हैं। आपका जो बकल कैविटी वाला सेक्शन है, चाहे उसमें लिप्स हो चाहे पैलेट हो, ठीक है, टंग हो और टीथ, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम सारे स्टडी करके आ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब भी आगे बढ़ेंगे तो एनाटॉमी को फिनिश करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।